ओके, सो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट सेल सिग्नलिंग। सिग्नलिंग करने जा रहे हैं तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे दो टाइप के। सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं या तो वो मेम्ब्रेन से जुड़े रहेंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर ही ऐसे प्रेजेंट होंगे, या फिर वो सिक्रीट हो जाएंगे मेम्ब्रेन से। तो जो मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं, ये रहा, जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ही लगे रहेंगे ये मॉलिक्यूल। तो किसी और सेल को इसके पास आना पड़ेगा कांटेक्ट करने के लिए, तो कांटेक्ट डिपेंडिंग सिग्नलिंग करेंगे, जैसे कि जक्स्ट्राक्राइन। और अगर वो सिक्रीट हो चुके हैं तो वो निकल जाएंगे सेल से, डिफ्यूज़ हो जाएंगे मेम्ब्रेन से, और कहाँ चले जाएंगे, रिसेप्टर मॉलिक्यूल के पास, जहाँ उसका रिसेप्टर है। तो ऐसे में वो कैसे सिग्नलिंग कर सकता है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन। ठीक है। अब जो हमारा सिक्रीटरी मॉलिक्यूल है, जो सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, वो कैसे सिक्रीशन कर सकते हैं, या तो वो जो सिक्रीट हुआ है मेम्ब्रेन से निकल गया वो लिपोफिलिक हो या हाइड्रोफिलिक हो। लिपोफिलिक है तो इसका मतलब क्या है, लिपिड का बना है तो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, तो ये डिफ्यूज़ हो जाएगा, मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगा। इसमें तीन टाइप के आते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन जो साइटोसोल में पड़ा होता है, उनका रिसेप्टर क्रॉस करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, रिसेप्टर अंदर पड़ा होगा ना, तो साइटोसोल में पड़ा है स्टेरॉयड हार्मोन का, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल। ठीक है। नॉन स्टेरॉयड उनका भी रिसेप्टर अंदर होता है, कहाँ, न्यूक्लियस में, उसको भी हम लिपोफिलिक या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ही कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है लेकिन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, रिसेप्टर अंदर पड़ा है। थायराइड हार्मोन या रेटिनोइक एसिड। फाइटो हार्मोन जैसे जिब्रेलिक एसिड, इस ये किससे बाइंड करता था, याद है, ये जिड से बाइंड करता था, डेलेस के ऊपर लगा होता था, तो कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर ही होता था ना ये भी। दूसरे आते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल में क्या है, ये तो क्रॉस कर नहीं पाएंगे, अगर ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो इनको सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर है उसी से बाइंड करना होगा। ऐसे होते हैं एपाइनेफ्रिन, नॉरएपाइनेफ्रिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिग्नलिंग। सिग्नलिंग किन किन टाइप की होती है, सेल कम्युनिकेट करता है कैसे, सेल कम्युनिकेशन होते हैं कैसे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, बाहर से जो मॉलिक्यूल आया रिलीज होके अभी अभी, वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने रिसेप्टर से और उससे बाइंड कर जाते हैं टारगेट सेल पे जो भी रिसेप्टर होता है, और फिर वो अंदर जाके ट्रांसड्यूस करते हैं अपने पाथवे। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मेरा सेल है, इसने कुछ रिलीज़ करा, ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल है, और ये दूसरा सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पर ये परसीव करने के लिए रिसेप्टर है, ये मॉलिक्यूल लिगेंड यहाँ आके बाइंड हुआ, तो अंदर एक अपने कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल को करेगा, ये एंजाइम लिंक्ड है तो फिर एंजाइम वाले पाथ वो करेगा, एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, और होते होते न्यूक्लियस में जो रिस्पॉन्स जाना है रिस्पॉन्स एलिमेंट पे, वहाँ रिस्पॉन्स होएगा। तो ये जो चीज़ें हुई है ना अंदर, इस पूरी चीज़ों को, कोई भी फैक्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है, फॉस्फोराइलेट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन हुआ है सिग्नल का, ट्रांसड्यूस हुआ है सिग्नल, अंदर जाके चेंज होता है, प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर लेके जाते हैं मैसेज, वो सारी चीज़ें। तो टाइप ऑफ सिग्नलिंग में सबसे पहले ये बता रखा है कि जो सेल है ना वो कम्युनिकेट कर कैसे करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल आया है हमारे पास, वो रिलीज़ हुआ होगा किसी ना किसी सिग्नलिंग सेल से, वो रिलीज़ हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल आएगा, रिकॉग्नाइज करेगा अपने रिसेप्टर को, उससे बाइंड करेगा किसके, टारगेट सेल के, और फिर रिस्पॉन्स इंड्यूस कराएगा कैसे, ट्रांसडक्शन करके। तो सबसे पहले हमारा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या आता है, बेसिकली हॉर्मोन्स आते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं हार्मोन, वो इस तरह का करते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिस्टेंस लोकेशन पे पहुंचते हैं। ये ए सेल है और ये बी सेल है, ठीक है, ये सिग्नली सेल है और ये हमारा टारगेट सेल है, ये ब्लड स्ट्रीम है, इसके थ्रू ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये वो कर रहा है, सारे के सारे सिग्नल भेज रहे हैं दूसरे वाले सेल में। एंडोक्राइन मतलब इनको कोई डक्ट चाहिए, ब्लड स्ट्रीम है वो हमारी डक्ट। तो इसके अंदर लिपोफिलिक भी आते हैं, जैसे प्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, ये लिपोफिलिक है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग कौन करते हैं, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल भी करते हैं, मतलब ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे। वाटर सोल्यूबल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रहेंगे। प्रोटीन जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये भी हमने पढ़े थे। चार्ज्ड है जैसे कि हिस्टामाइन और एपाइनेफ्रिन, ये इंसुलिन, ग्लूकागोन, एपाइनेफ्रिन ये किस तरह के हैं, हाइड्रोफिलिक है ये, ठीक है। और ये कैसे, ये भी इवन, ये सारा हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला पूरा पार्ट क्या है, लिपोफिलिक, हाइड्रोफोबिक है ये, ठीक है। सेकेंड है पैराक्राइन। पैरा मतलब पड़ोस वाले कोई, ये एक सेल से निकलेगा और उसके पास जो सेल होगा टारगेट सेल, उसी से क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी या पैराक्राइन एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल इफेक्ट ओनली व्हेन द टारगेट सेल अगर प्रॉक्सिमिटी में नहीं है तो ये इफेक्ट होएगा, ठीक है। और अगर इसको सिग्नल देना है तो उसका प्रॉक्सिमिटी में होना जरूरी है, प्रॉक्सिमिटी में पास में होना। तो एग्जाम्पल क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल जो नर्व से कंडक्ट होते हैं,
जैसे मसल्स है या नर्व सेल्स है, नर्व से मसल के अंदर जाना है कोई सिग्नल, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जाएगा, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। तो देखा ना न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होते हैं, बहुत पास पास में साइनेप्सिस होते हैं, तो यहाँ से निकलता है और यहाँ पे आ जाता है। तो ये वही चीज़ है। जैसे हमने अभी साइटोस्केलेटन में पढ़ा था कि मसल को कैसे, वो कैल्शियम कैसे ओपन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर आता है साइनेप्सिस पे, जंक्शन पे न्यूरोट्रांसमीटर अपना वो रिलीज़ करता है सिग्नल, और फिर टी ट्यूब्यूल के थ्रू पास होता है आगे सिग्नल। नेक्स्ट है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या हो पता होना चाहिए, ऑटोक्राइन अपने आप सेल्फ कर रहा है ये, ऑटो अपने आप ही इसने बाहर करा और फिर बाहर से वो उसी पे लग गया, आया तो है ना, बाहर तो रिलीज हुआ है ना, इसलिए ये भी कैसा है, सिक्रेटरी है, सिक्रेटरी लिगेंड या मॉलिक्यूल है। क्योंकि अगर वो यहीं पे चिपका रहता ना, बाहर ना जाता, तो उसको हम जक्स्ट्राकाइन कह देते, बट वो यहीं से निकला है, निकला तो है, और फिर इस पे आके लग गया। तो इन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग सेल रिस्पॉन्स कैसे करता है, अपने आप को ही करता है, ये तो पता चल गया, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर या टी सेल, तो इम्यून सेल वाले या ग्रोथ फैक्टर सारे सारे इसमें आते हैं ऑटोक्राइन में। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, फिजिकल कंटेक्ट होता है इसमें, एक है वो भाई निकलेगा नहीं, ये रिलीज़ नहीं हो रहा, जैसे ये जो है ना ये रिलीज़ नहीं हो रहा, ये यहीं पे रहेगा, दूसरे सेल को इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, जैसे कि नॉट सिग्नलिंग। और टीजे बीटा भी, वो भी इम्यून सेल जक्स्ट्राक्राइन में भी होती है। अब रिसेप्टर्स की बात करते हैं, जो रिसेप्टर लगे हुए हैं। अगर इंट्रासेलुलर है तो अंदर होएगा, जैसे साइटोसोल और न्यूक्लियस में अंदर होएगा, अंदर हमने किस में पढ़ा था, अंदर किसके होते हैं, जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लिपोफिलिक लिगेंड्स होते हैं, उनका रिसेप्टर अंदर पड़े रहते हैं, ठीक है। तो आगे वही बात, लिपोफिलिक होएगा, तो इसका जो रिसेप्टर होता है ये कैसा होएगा, जैसे मेम्ब्रेन है हमारी न्यूक्लियस की, तो उस पर ये है रिसेप्टर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे। एक तो इसका होगा सी टर्मिनल होगा इसका साइटोसोल की साइड पे, एन टर्मिनल होगा इसका न्यूक्लियस की साइड पे, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट होएगा ना, अगर मैं ये रिसेप्टर बनाऊँ, तो ये रिसेप्टर जो बना हुआ है इसके शुरू में होएगा AF1, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन फंक्शन 1, ठीक है। ये किसकी साइड होएगा, एन की साइड। इसको ना लीगेंड से कोई मतलब नहीं है, ये लीगेंड इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा एक्टिव रहता है AF1। उसके बाद होता है DNA बाइंडिंग रीजन, तो ये जो DNA से बाइंड करेगा, यहाँ रिस्पॉन्स एलिमेंट होगा वो उससे बाइंड करेगा, दूसरे DNA बाइंडिंग रीजन। उसके बाद आता है ये वाला लीगेंड बाइंडिंग रीजन, और इसी के साथ क्या होता है, AF2 ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन फंक्शन 2, ठीक है। वो क्या करता है, ये लीगेंड डिपेंडेंट है, जब लीगेंड यहाँ आके बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, अगर मैं इसको 1 मिनट ऐसे बताती हूँ, ये मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये लीगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। उसके बाद वही, उसके बाद है ये हमारा AF1 डोमेन, और ये AF1 और इसके साथ में DNA बाइंडिंग डोमेन, अरे ये लो वाला, ये है हमारा DNA बाइंडिंग का डोमेन। तो मैं क्या बात कर रही हूँ, एक तो हमारा यहाँ होता है क्या, AF1 ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन फैक्टर 1, एक हमारे यहाँ होता है AF2। ये वाला ना क्या है, ये लीगेंड इंडिपेंडेंट है, लीगेंड आए ना ये ऑन रहेगा, ये वाला लीगेंड डिपेंडेंट है, जैसे ही यहाँ पे लीगेंड आएगा ना तब ये एक्टिवेट होता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा, ये येलो वाला, ये DNA से बाइंड कर रहा होता है, तो मतलब यहाँ पे DNA पड़ा होगा रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है, DNA बाइंडिंग डोमेन है, और ये हमारा लीगेंड बाइंडिंग डोमेन है, लीगेंड बाइंडिंग के साथ ही AF2 है। तो ये न्यूक्लियर के रिसेप्टर की बात हो रही थी, तो अब देख लेते हैं। ये है N, ये है C, ये है AF1, ये है AF2, DBD और लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। तो AF1 जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन फंक्शन 1, ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन फंक्शन 2। AF1 को बोलते हैं AB रीजन, उसका DNA बाइंडिंग को बोलते हैं C रीजन, ठीक है। बीच में ये हिंज रीजन आता है जिसको D बोल देते हैं। फिर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन को बोलते हैं E रीजन, और उसके विद डायमराइजेशन, और ये वो F को बोलते हैं, ये जो इसके बाद वाला रीजन होता है जो अननोन है, ये इसको बोलते हैं F रीजन। तो ये इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। जैसे भी यहाँ पे क्या बात चल रही है, एन टर्मिनल एक्टिवेशन डोमेन होता है AB, ठीक है। AF1 होता है जो लिगेंड इंडिपेंडेंट है, DNA बाइंडिंग डोमेन है, उसके बाद
दो जिंक मोटिफ होते हैं और ये हार्मोन आने पे तब रिस्पॉन्स करता है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, जैसे लिगेंड आया हमारे, या कोई भी हार्मोन आया ना, तो अपना रिस्पॉन्स एलिमेंट डीएनए है ना, उस पर रिस्पॉन्स एलिमेंट है, उसको एक्टिवेट कर देगा, उसके साथ इंटरेक्ट करने लग जाएगा। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन लिगेंड को रिसीव करता है, और इसका जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन फंक्शन 2 होता है वो लिगेंड डिपेंडेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करें तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन होंगे, सेल सरफेस पे ही है, सेल के ऊपर ही है, तो ये मेम्ब्रेन में होंगे ना, तो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं। ये कब इंटरेक्ट करते हैं? जब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इनके पास आता है। अंदर लिपोफिलिक आएगा, बाहर हाइड्रोफिलिक ही रहेगा। जैसे जीपीसीआर, इसके कैंप, IP3, डैग, कॉलेरा, विजन, एनओ, प्रोड्यूसर्स, जीपीसीआर के पाथवे अलग अलग। या फिर आयन चैनल रिसेप्टर्स, आयन चैनल के लिए भी मेम्ब्रेन में चैनल्स होते हैं ना, वो वाले रिसेप्टर। या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड कैसे कैसे होते हैं? आरटीके वाले रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज, जैसे रैस मैप काइनेज ER के पाथवे, IP3 डैग इंसुलिन पाथवे, PI3 काइनेज AKT पाथवे, जिसमें mTOR और इंसुलिन वाला भी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसके अलावा एंजाइम में कौन कौन से होते हैं? ये तो वो था रिसेप्टर टायरोसिन का। अब टायरोसिन एसोसिएटेड रिसेप्टर जैसे जैक्सस्टैट, फिर रिसेप्टर सीरीन और थ्रेनिन काइनेज TGF बीटा पाथवे, रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेट, हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड जैसे कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री, जो बैक्टीरिया में होता है। तो हमारा मेन फोकस इस पे ही रहने वाला है, जो हमारे को इससे सेल सरफेस के रिसेप्टर है। नेक्स्ट इज इंटरसेलुलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अंदर जाके जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कैंप होता है, CGMP होता है, डैग, IP3 और कैल्शियम, ये सारे हमारे सेकेंडरी मैसेंजर है। सिग्नलिंग देखें तो हम सिग्नलिंग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक सेकेंड, हम सिग्नलिंग देखने वाले साइटोसोलिक काइनेज, जो साइटोसोल में काइनेज कर रहे हैं जाके, मतलब ऐसा रिसेप्टर जो अंदर जाने के बाद, साइटोसोल के अंदर जाने के बाद किसी ना किसी को काइनेज मतलब फॉस्फेट दे रहा है, तो वो GPCR। इसमें आता है ना प्रोटीन काइनेज, तो ये वो वाला है साइटोसोलिक काइनेजेस, दैट इज GPCR। फिर है रिसेप्टर एसोसिएटेड काइनेजेस, ऐसे रिसेप्टर जिनके पास खुद ही फॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी है, जैसे RTK, रैसमैप, IP3 डैग, PI3 काइनेज, उसमें mTOR और इंसुलिन। उसके बाद है टायरोसिन एसोसिएटेड रिसेप्टर। रिसेप्टर में काइनेज है, लेकिन कौन सा भी है? पहले ये तो थे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, अब ये है टायरोसिन एसोसिएटेड है रिसेप्टर के साथ, जैसे कि जैक्सस्टैट। अब है रिसेप्टर सीरीन थ्रेनिन काइनेज, TGF बीटा हिस्टिडीन वाले, वही तो कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो हो गए रिसेप्टर एसोसिएटेड वाले। अब आता है प्रोटीन सब यूनिट डिसोसिएशन, ऐसे पाथवे जिसमें प्रोटीन का सब यूनिट डिसोसिएट हो रही है, एक यूनिट हट रही है। WNT पाथवे, हेजोक पाथवे, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी पाथवे। प्रोटीन क्लीवेज, जिसके अंदर प्रोटीन का क्लीवेज हो रहा है, डेल्टा नोच पाथवे। एक छोटी सी चीज़ है, एक ये भी है। क्या बता रखा है? इफेक्टर मॉलिक्यूल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेंसिटिविटी के, जितना ज़्यादा इफेक्टर मॉलिक्यूल उतना वो कम सेंसिटिव है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सबसे लास्ट में D है, तो D वाला क्या है? सबसे सेंसिटिव है, ये सबसे इफेक्टर मॉलिक्यूल ये सबसे लास्ट में है, तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होएगा। ये है उससे कम ये। तो अगर मैं सेंसिटिविटी देखूँ, ये हमें सेंसिटिविटी दे रखी है कि कैसे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्या है? A है, D है। ठीक है। उसके बाद क्या है? B है, फिर C है और फिर A है। ऐसे भी दे रखा है हमें सेंसिटिविटी, DCBA सेंसिटिविटी दे रखी है, ABCD उल्टा हो जाएगा उसका इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट इज G प्रोटीन। G प्रोटीन की बात कर लेते हैं। अब G प्रोटीन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? जो G प्रोटीन है ना, उसको G प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है। ग्वानिन GTP न्यूक्लियोटाइड, ऐसे GTP या GDP से बाइंड कर सकता है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है तो GTP है। ठीक है। G प्रोटीन क्या है? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है, और इसके पास क्या होता है? GTPase स्विच होता है, इसके खुद के पास होता है। अगर इसको GTP मिल गया ना, कुछ टाइम बाद वो गैप एक्टिविटी GTPase दिखा रहा है ना, GTP को वो कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। एज दिखा रहा है ना, तो GTPase एक्टिविटी है, अल्फा यूनिट के पास होती है इसकी GTPase एक्टिविटी, या इसको कह लो गैप एक्टिविटी। ये क्या करता है? GTP को GDP में कन्वर्ट कर देता है, बाउंड होता है GTP से, हाइड्रोलाइज कर देता है फिर GTP को। ये हेट्रोट्राइमर होता है, मतलब ट्राइमर है, तीनों अलग है, अल्फा बीटा गामा, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा
GPCR ना दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोमर भी और ट्राइमर भी। मोनोमर यूनिट के भी हो सकते हैं, ट्राइमर यूनिट के भी। जो जी अल्फ़ा यूनिट है वो 45 किलो डेल्टन की है। जी अल्फ़ा 45 किलो डेल्टन, जी बीटा 35 और स्मॉलेस्ट वाली 9 किलो डेल्टन। 45, 37, 9। जो अल्फ़ा है उसके पास GTPS डोमेन है, ठीक है, रास डोमेन है और PH डोमेन है, ठीक है, होमोलॉजी है ये। GTPS डोमेन, रास डोमेन, PH, ये 3 तरह के डोमेन है। और ये कैसे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोवैलेंटली बाइंड करती है। याद रखना, अल्फ़ा की बात हो रही है, बाइंड होती है ये। जो बीटा है वो मेंटेन करती है जी अल्फ़ा की कन्फर्मेशन, और ये कुछ नहीं करती, बाइंड नहीं होती मतलब। और जो गामा है वो भी बाइंड होती है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखना चाहें तो कैसा दिखेगा हमें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये फर्स्ट अल्फ़ा यूनिट है, ये बीटा यूनिट है और ये गामा यूनिट है, ठीक है। ये जो अल्फ़ा यूनिट है ना, इसके पास क्या है, 45 किलो डाल्टन का तो है, रास डोमेन है, GDP वाला। GDP अभी इसके साथ लगा हुआ है, GTP आएगा तो GTPS एक्टिविटी या गैप एक्टिविटी इसको कन्वर्ट कर देगी GDP में। और क्या है, PH डोमेन है, अल्फ़ा हेलिक्स का बना होता है PH डोमेन। ये पूरा प्रोटीन अल्फ़ा हेलिक्स शो कर रहा है। 9 किलो डाल्टन, ये भी प्लाज्मा से एसोसिएटेड है, ये देखो, ये एसोसिएटेड है प्लाज्मा से, ये भी एसोसिएटेड है प्लाज्मा से। गैप एक्टिविटी हर 2 मिनट बाद होती है जो GTP को हटा देती है, ठीक है। ये तो बात करी हमने जी प्रोटीन की, ठीक है। जी प्रोटीन की बात करिए, ये प्रोटीन है मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ कोई रिसेप्टर भी होएगा, जो रिसेप्टर है वो उसको बोलते हैं GPCR, ठीक है। अब हम रिसेप्टर के बारे में देख रहे हैं। जो रिसेप्टर है वो क्या है, जी प्रोटीन से कपल्ड रहेगा, मतलब कपल्ड रिसेप्टर है। यहाँ रिसेप्टर है और यहाँ हमारी जी प्रोटीन है मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये दोनों आपस में कपल है, उस चीज़ को बोला है इन्होंने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। देन 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, मतलब 7 बार उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, ये 7 बार क्रॉस करता है। 7 बार की वजह से इसको सर्पेंटाइन बोल रखा है। जी प्रोटीन है वो लिंक करके रखता है रिसेप्टर से, ये तो पता ही है, जी अल्फ़ा वाला, ठीक है। जो 7 बार वो करता है, क्रॉस करता है, उसका कैसे है, अल्फ़ा हेलिकल अरेंजमेंट है। अल्फ़ा हेलिकल का वो बना हुआ है रिसेप्टर। रिसेप्टर कोई ना कोई प्रोटीन ही होएगा, प्रोटीन या तो अल्फ़ा हेलिक्स के होते हैं या बीटा हेलिक्स के होते हैं, ये स्ट्रक्चर होते हैं सेकेंडरी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर, इस अब ये देखो, ये रिसेप्टर का ऐसा दिखता है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है। तो बाहर वाली लूप्स को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर लूप, ठीक है। 1 2 3 है इसमें। और अंदर वाली को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर लूप। इन अंदर वाली कितने, 1, ये 2 और ये तीसरी लूप, ये चौथी तो बनी ही नहीं ना, ऊपर जाता तो बनती, ठीक है। ये 3 लूप है। और इस थर्ड लूप के पास ना इंट्रा सेलुलर में गैप एक्टिविटी होती है। प्रोटीन के पास तो गैप थी, लेकिन इसके पास गैप एक्टिविटी होती है। गैप एक्टिविटी क्या करता है, GTP रिप्लेस कर देता है। ये क्या होता है, ग्वानस जी न्यूक्लियोटाइड या ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, ये इसको वो कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। ये GDP को GTP में कर देता है और वो खुद ही गैप एक्टिविटी से प्रोटीन क्या कर लेता है, GDP कर लेता है। उसके बाद है फैमिलीज़ क्या है, GPCR की रोडोप्सिन फैमिली, सिक्रीशन या ग्लूकागॉन सिक्रीटिन या ग्लूकागॉन फैमिली, मेटाबोट्रॉफिक ग्लूटामेट फैमिली, ठीक है। अब हम पहला पाथवे पढ़ेंगे, किससे, एडेनाइलाइट साइक्लेज इसके अंदर एक्टिवेट होने वाला है, जो क्या बनाएगा, कैंप बनाएगा, ठीक है। तो इस पाथवे का नाम क्या हो जाएगा, एडेनाइलाइट साइक्लेज CMP मेडिएटेड पाथवे। और ये कौन सी फैमिली का रिसेप्टर है, सिक्रीटिन रिसेप्टर फैमिली। सिक्रीटिन रिसेप्टर फैमिली क्या होती है, जिसके अंदर वैसे एक्टिव इंडस्ट्राइल पेप्टाइड रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे सिक्रीटिन के लिए, कैल्सिटोनिन के लिए, पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब सिक्रीटिन रिसेप्टर फैमिली वो वाले रिसेप्टर होंगे जब एडिनाइलेट साइक्लेज यूज़ हो रहा होगा, या फिर फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटोल वाला पाथवे यूज़ हो रहा होगा। तो इसको छोड़ते हैं, अब ये वाला देखते हैं। हमारे GPCR में जो G है ना, वो S भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, T ट्रांसड्यूसिन भी, I इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टिमुलेटिंग वाला है, मतलब ये स्टिमुलेट करेगा एडेनाइलेट साइक्लेज को, ठीक है। CMP डिपेंडेंट पाथवे है। तो ये कलर्स जो है, ब्लैक वाला जर्नल पाथवे है, ब्लू वाला डिसेंसिटाइजेशन है, ग्रीन वाला कोलेरा टॉक्सिन के बारे में है, और रेड वाला लीवर में जो ग्लूकागॉन का चलेगा। अब उससे पहले और क्या चीज़ें देखनी है, हम पढ़ने क्या चाह रहे हैं, एडेनाइलेट साइक्लेट का CAMP वाला पाथवे चल रहा है ये, ठीक है। उससे पहले क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म होती है जब,
T3 और TH4 हार्मोन आता है या ग्रेव डिसीज़ होती है, तो इसमें म्यूटेशन होती है, रिसेप्टर की म्यूटेशन होती है, रिसेप्टर म्यूटेट कर जाता है। और इसको जीन कौन सा इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, क्रोमोसोम नंबर 14 पे Q31, Q आर्म पे 31 वाला है, वो होता है। ये क्या करता है, कैंप को ना एक्टिवेट कर देता है, हाइपरली एक्टिवेट कर लेता है। मतलब जो रिसेप्टर है उसमें ऐसी म्यूटेशन हुई है कि लिगेंड आए ना आए एडेनालाइट साइक्लेज एक्टिवेट रहेगा और वो CAMP बनाता रहेगा। CAMP बनाता रहेगा तो हाइपर एक्टिव ग्लैंड होएगा और हमें ट्यूमर हो जाएगा। ये वो है। और ये कुछ एनिमल फिजियोलॉजी से ये दोनों चीज़ें। इसमें क्या बता रखा है, अगर पैरासिम्पैटिक सिस्टम है तो एसिटाइल कोलिन आता है, N2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, इनहिबिटरी यूज़ होता है और कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है क्योंकि वो इनहिबिट कर देता है। और अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो एसिटाइल कोलाइन की जगह क्या आता है, नॉर एड्रेनलिन आता है या नॉन एप्राइनफ्राइन आता है। और वो ये N2 रिसेप्टर था, वो BA रिसेप्टर से बाइंड होता है और ये स्टिमुलेटरी होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये तो स्टिमुलेटरी के बारे में पढ़ा था। अब इनहिबिटरी का देख लेते हैं थोड़ा सा। इनहिबिट करना है हमें कुछ, वही कैंप जो चलाया था उसे इनहिबिट कर रहा है। ऐसे वाले होते हैं गाबा रिसेप्टर। ठीक है, GI है वो इनहिबिट कर रहा है एडेनालाइट साइक्लेज की एक्टिविटी को, तो फिर कैंप भी कम हो जाएगा, प्रोटीन काइनेज कम बनेगा, पाथवे अपने आप इनहिबिट हो जाएगा। और ऐसे पाथवे में कौन कौन सा आता है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन आते हैं जो GI को ना मॉडिफाई कर देते हैं। तो GI मॉडिफाई हो गया ना तो वो लॉक्ड रह जाता है इनएक्टिव स्टेट में, क्योंकि अगर वो एक्टिव होएगा तो वो यहाँ के जुड़ेगा और इस चीज़ पूरे प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। पर अब वो खुद ही मॉडिफाई हो चुका है, मॉड्यूलेट हो चुका है, तो वो इसको इनएक्टिव नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या रहेगा, फेल हो जाएगा ये इनहिबिट करने में AC की एक्टिविटी, और AC हमेशा ऑन रह जाएगा, ऑन रहेगा तो वूपिंग कफ होएगा। और ये तो वो यूनिट टॉक्सिन के बारे में बता रखा है कि एक कैटालिटिक यूनिट होती है और B बाइंडिंग, B उससे ऐसे सराउंड होती है और A बीच में होती है। और क्या बता रखा है, जैसे ऐसे नोड होते हैं N2 रिसेप्टर पे तो हार्ट रेट कम हो जाता है। N2 वाला किस लिए, आई के लिए है, अभी पढ़ा था ना पैरासिम्पैथेटिक में। और जो B सेल है वो अल्फा 2 रिसेप्टर पे आता है, एड्रेनालाइन है, तो इसमें भी सारी इनहिबिट करना है हमें, सेलुलर एक्टिविटी कम करनी है। तो अब रिसेप्टर स्टार्ट करते हैं। रिसेप्टर 1 से शुरू हो रहा है, ये देखो इसके अंदर काफ़ी सारे पाथवे जहाँ से चल रहे हो वहाँ देखते चलो। GPCR है, लीगेंड आया, ये लीगेंड दिख रहा है, एक्टिवेट हो गया। ये जैसे एक्टिवेट हुआ, इसका G प्रोटीन है इसके पास, जो G कपल्ड में पड़ा था G प्रोटीन, ये एक्टिवेट होने की वजह से ये जो इंट्रा सेलुलर लूप है ना, इसने गैप एक्टिविटी से GDP को GTP में कर दिया। GTP में होते ही ये क्या हो गया, ये बीटा और गामा यूनिट से अलग हो जाएगा, अल्फा अलग हो गया। 2 मिनट बाद ये वापस इसमें आ जाता है क्योंकि इसके पास गैप एक्टिविटी है, PH डोमेन है और रास डोमेन है। 2 मिनट बाद वो इसी में आ जाता है, बट अभी नहीं आया। अगर वो एक्टिव है तो वो कहाँ जाएगा, ये GPCR है, ये वो है, और ये आ गया एडेनालाइट साइक्लेज। ठीक है, ये अपने यहाँ पे आ गया एडेनालाइट साइक्लेज। एडेनालाइट साइक्लेज पे क्या है, ये हमारा अल्फ़ा यूनिट बाइंड करती है G प्रोटीन की, एक्टिव है जब वो, ये बाइंड हुई तो उसके बाद क्या है, ये ATP को कन्वर्ट कर देगी, ये ATP हमारा ATP को कन्वर्ट कर देगी CAMP में। CAMP जैसी बना ना तो वो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटीन काइनेज A पड़ा होता है, PKA बोलते हैं, इनएक्टिव है ये। क्यों, क्योंकि अगर इसकी रेगुलेटरी R यूनिट देखोगे ना, रेगुलेटरी ये है कैटेलिटिक, R यूनिट ने ना रेगुलेट कर रखा है, कैटेलिटिक यूनिट को पकड़ के रखा है। जैसे ये कैंप इस पर लगेंगे ना, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊँ, 1 मिनट, ये देखो ये R यूनिट है, ये दिख रहा है इसका ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, इसके अंदर कैंप जैसे लगेंगे ना, ये लग गए कैंप। ठीक है, यहाँ लग गया और यहाँ लग गया, ये यहाँ लग गया, तो रेगुलेटरी यूनिट यहाँ से हट जाएगी और ये जो कैटालिटिक यूनिट है ये फ्री हो जाएगी। जैसे ये कैटालिटिक यूनिट फ्री हुई ना, ये कैटालिटिक यूनिट फ्री हुई, ये कहाँ जाएगी, जर्नल पाथवे तो ब्लू वाला देखना है या ब्लैक वाला जो भी है। ये कैटालिटिक यूनिट कहाँ जाएगी हमारी, ब्लैक वाला देख रहे हैं हम पहले। कैटालिटिक यूनिट गई है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ना CREB है। CREB क्या है हमारा, ये रहा CREB, उसको फॉस्फोराइलेट कराएंगे। CREB के कैंप रिलीज एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, जो कैंप रिलीज होके आया है यहाँ पे, कैंप की वजह से रिलीज होकर आया है, वो एलिमेंट से बाइंडिंग प्रोटीन है, ये रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंड करने वाला है। मतलब पहले इसको फॉस्फोराइलेट कराएंगे, फिर ये जो रिस्पॉन्स एलिमेंट है CRE कैंप रिस्पॉन्स एलिमेंट, इस पर जो बाइंडिंग प्रोटीन था CREB क्रिब,
बाइंड कर जाएगा, और जैसे बाइंड करेगा क्या होएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। ये है जर्नल पाथवे। ठीक है, हमने एक पढ़ लिया जर्नल पाथवे। यहाँ क्या देखा था हमने, दूसरा पढ़ते हैं हम, एक मिनट, दूसरा पढ़ते हैं हम डिसेंसिटाइजेशन का। डिसेंसिटाइज करना है, उसको रोकना है बिल्कुल, लिगेंड आया ना है उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कहानी क्या चलेगी, यही सब लिगेंड आया, जी अल्फ़ा अलग हुई, जीटीपी बनी, एडेनाइड साइक्लेट, फिर प्रोटीन काइनेज, फिर कैटालिटिक यूनिट अलग हुई, या अंदर आया। ठीक है, अंदर आने के बाद ये यहाँ न्यूक्लियस में देखो, ये क्रैब है, ये अंदर आया, रिस्पॉन्स करा। अब यहाँ पे ना जीआर के प्रमोटर भी होता है, तो ये क्रैब इस पे बाइंड करेगा जीआर के पे, और इससे क्या बनेगा, जीआर के काइनेज प्रोटीन बनेगा। ये जो प्रोटीन है ये वापस किसके पास जाएगा, ये प्रोटीन जाएगा हमारे रिसेप्टर के पास, और रिसेप्टर को क्या करेगा, एटीपी से एडीपी यूज़ करके क्या करेगा, पीके पीके और जीआर के, इन सब का क्या करा देगा, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये काम हुआ। अब क्या होएगा, ये रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाएगा जैसे ये सारे प्रोटीन आएंगे ना, पीके और जीआर के, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्लैद्रिन्स आ जाएंगे। ये AP2 क्लैद्रिन है, फिर एक अरेस्टिन आ जाएगा, और ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ था ना, देखो एटीपी से एडीपी कन्वर्ट होकर ये तीन यहाँ पे लोड करे थे, और इन तीनों ने 3 फॉस्फेट दिए थे, पी, ये तीनों यहाँ लगे इंट्रासेलुलर लूप पे, और अरेस्टिन भी आ गया, और फिर क्लैद्रिन AP2 आ गया। तो अब ये GPCR कोई सिग्नल नहीं करेगा, तो डिसेंसिटाइज हो गया। अगर लिगेंड यहाँ आ भी गया तो यहाँ पे तो जी प्रोटीन है ही नहीं ना इससे जुड़ा हुआ, तो ये नहीं होएगा। अब इसका क्लैद्रिन बना तो कोई ना कोई कोट होएगी, तो ये वेसिकल में जाएगा, वेसिकल बना, अर्ली एंडोजोम के पास गया। एंडोजोम या तो इसको लाइसोजोम में बेच के ख़त्म कर देगा, या फिर रिसाइकल करेगा और वापस से मेम्ब्रेन पे भेज देगा, मेम्ब्रेन पे भेजेगा ताकि वो काम करे। तो ये डिसेंसिटाइजेशन था। ठीक है, तो ये पाथवे भी हो गया। अगला पाथवे है कोलेरा टॉक्सिन का, इंटेस्टाइन में जो होता है कोलेरा टॉक्सिन। तो कोलेरा टॉक्सिन के बारे में देखते हैं। ये हमारा टॉक्सिन है, ये एक एंटेरोटॉक्सिन है जिसमें बीच में कैटालिटिक यूनिट होती है A, और उसके सराउंडिंग में B यूनिट होती है जो हेल्प करती है इसको एंट्री में। ठीक है, हेक्सामर की होती है B यूनिट। तो ये यहाँ ये पाथवे कैसे स्टार्ट हो रहा है, जैसे वहाँ GPCR चाहिए होता है एंट्री के लिए, यहाँ पे क्या चाहिए होता है, यहाँ पे चाहिए होता है गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड से बी ने इसको हेल्प कराई, लेकिन अंदर क्या है, सिर्फ ए, क्योंकि वही कैटालिटिक यूनिट है। ये ए यूनिट क्या करती है, ये जो हमारा एडिनालाइट साइक्लेज है ना, इसका एडीपी राइबोसाइलेशन करा देती है। एडीपी राइबोसाइलेशन कराती है, तो ये एटीपी से सीएमपी बन रहा है, सेम वही काम चल रहा है, कैटालिटिक यूनिट बन रही है। तो जो कैटालिटिक यूनिट बनी है ना, वो क्या कराती है, कैटालिटिक यूनिट है वो सीरीन थ्रेओनिन काइनेज एक्टिविटी रखती है। ठीक है, उसके पास ये एक्टिविटी होती है कि वो सीरीन थ्रेओनिन काइनेज एक्टिविटी, तो वो लूमेन में जाता है। ठीक है, लूमेन में जाने के बाद क्या होएगा, एक सेकेंड, ल्यूमेन में गया, और ल्यूमेन में क्या करा, इसने क्लोराइड चैनल खोल दिए, सोडियम और हाइड्रोजन पंप भी खोल दिए। क्लोराइड बाहर आएगा तो सोडियम तो आएगा ही नेगेटिव, उसको बैलेंस करने के लिए, और इससे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो ये कोलेरा टॉक्सिन ऐसे काम करता है, एडीपी राइबोलाइजेशन कर देता है, और उस एडीपी राइबोलाइजेशन से क्या रहता है, कॉन्टिन्यू रह जाता है, हमारी जीटीपीएस की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। जीटीपीएस एक्टिविटी मतलब ये जो जीटीपी था, ये जीटीपी में बनना था ना ज़्यादा, 2 मिनट के बाद, पर ये नहीं होता। एडेनाइट साइक्लेज पे ऐसा एडीपी राइबोसाइलेशन होता है कि ये कंटिन्यू रखे अपना फंक्शन, कैंप बनाता जाए। तो ये था अगला पाथवे, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए। अब पढ़ते हैं रेड पाथवे। रेड वाला क्या है, लीवर में चलेगा ये पाथवे। सेम है, लिगेंड आया, ठीक है, इसने सिग्नल दिया, ये यूनिट हुई, ये रेड वाला देखते चलो। उसके बाद क्या है, एडेनाइट साइक्लेट को करा इसने, लास्ट में क्या है, कैटालिटिक यूनिट आ गया। अब कैटालिटिक यूनिट या तो अंदर जाती तो हमारा नॉर्मल पाथवे चलता, अंदर जाने के बाद GRA के करती तो डिसेंसिटाइजेशन पाथवे पर चलता, अंदर ना जाती ल्यूमेन में जाती तो हमारा कौन सा चलता है, क्लोरा टॉक्सिन वाला पाथवे चलता। अब क्या चलेगा, वो अंदर नहीं गई है, वो लीवर में चली गई। लीवर में जाके क्या करेगी, ATP में कन्वर्ट होएगा और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को फॉस्फेट देगा, और यहाँ पे ग्लूकागोन सिंथेटेज को भी फॉस्फेट देगा, क्योंकि ADP में जब टूटा तो P बच गया ना,
वो फॉस्फोराइलेशन में काम आएगा। ठीक है, ये एक एंजाइम है ग्लूकागॉन फॉस्फोराइलेज, एक ग्लूकागॉन सिंथेसिस है। ग्लूकागॉन फॉस्फोराइलेज काइनेज का ये क्या करता है, काइनेज एक्टिविटी रखता है, और ग्लूकागॉन सिंथेसिस ग्लाइकोजन को बनाएगा। तो जब जीपी के पे पी लगा ना, काइनेज एक्टिविटी है वो फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिविटी है, तो ये तो एक्टिवेट हो गया और इसने ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना दिया। लेकिन जैसे इस पर पी लगा ना, ये इनएक्टिवेट हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्मल था, ग्लूकागॉन सिंथेस था, ये करने वाला था सिंथेसिस। पी लगा के क्या कर दिया, इसको इनएक्टिव कर दिया और ग्लूकोजन की सिंथेसिस रुक जाएगी। लेकिन ये ग्लाइकोजन काइनेस था, ठीक है, इस पर फॉस्फोराइलेज एक फॉस्फेट हटा हुआ था, इसको फॉस्फेट मिला, ये एक्टिव हो गया। ये बस यही था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा तो फिर ग्लूकोज क्या बनाएगा अपना इंटेस्टाइन में, यहाँ पे वो ग्लूट बना लेगा और फिर हो जाएगा। ठीक है, जीपीसीआर का एस्टिमुलेटरी वाला हुआ है अभी। अब इसमें हार्मोन्स देख लेते हैं, हार्मोन लोकेशन और उनका रिस्पॉन्स। अगर एपिनेफ्रिन या ग्लूकागॉन आ रहा है रिसेप्टर के तौर पे, मतलब लीगेंड के हार्मोन के तौर पे या फिर लीगेंड के तौर पे, एपिनेफ्रिन या ग्लूकागॉन आ रहा है तो लीवर में ही जाएगा और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अगर एपाइनेफ्रिन आ रहा है तो स्केलेटन मसल में, तो क्या होगा, वहाँ पे भी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होएगा। एड्रेनालाइन आया है B1 रिसेप्टर, इस पे क्या हो रहा था, B1 है, N1 पे कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा था ना, B1 पे इंक्रीज हो रहा था। एपाइन नेफ्राइन ग्लूकागॉन ATCH, इस पे एडिपोज टिश्यू में जाएगा और फैट का कैटाबॉलिज्म होएगा। ठीक है, उसके अलावा वेसोप्रेसिन या ADH एड्रेनालाइन डाययूरेटिक हार्मोन है, वो किडनी पे टिश्यू उसका स्पेसिफिक किडनी है, और ये क्या करता है, वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, एक्वापोरिन होते हैं उसके अंदर। ठीक है, वाटर आ जाता है इसलिए। थायराइड स्टिमुलेटेड थायराइड वाली लोकेशन पे मिलेगा, और ये क्या करता है, थायराइड की सिक्रीशन को, हाइपरथायरॉइडिज्म अगर म्यूटेशन हो जाए। PTH बोन में मिलेगा और ये कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में काम आता है। LH ओवेरी में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओवरी में, और ये सिक्रीशन में काम आता है, किसके, हार्मोन की, इंक्रीज कर देता है सिक्रीशन। ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स में, और ये ग्लूकाकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन इंक्रीज करता है। एपाइनेफ्रिन B एंड्रोजेनिक रिसेप्टर वही ब्रेक डाउन करेगा, सेरोटोनिन है तो ये सेंसिटाइजेशन करेगा। नेक्स्ट इज फॉस्फोलाइपेज। अभी हमने जो पढ़ा था वो एड्रेनालाइट साइक्लेस का पढ़ा था, अब हम किसका पढ़ रहे हैं, फॉस्फोलाइपेज फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटोल। ठीक है, वही PIP3 वाला पाथवे आएगा इसमें। वहाँ पे हमने GS पढ़ा था, यहाँ हम GQ पढ़ेंगे। GQ क्या है, फॉस्फोलाइपेज डिपेंडेंट पाथवे के लिए GQ यूज़ होता है, ये भी सिक्रीटिन रिसेप्टर है वही वाला। ठीक है, इसमें कैल्शियम यूज़ होएगा ना, कैल्शियम आएगा। हमने क्या बोला था कि जहाँ पे एडेनोलाइन साइक्लेट या फिर कैल्शियम यूज़ हो रहा है तो वो कैसी फैमिली है, वो सिक्रेटिन रिसेप्टर फैमिली है। तो ये तो है, ये ब्लैक वाला है एनोसिंथेस पाथवे, ठीक है, जो ट्यूनिका में चलेगा। ग्रीन वाला PIP3 वाला पाथवे, ये रेड वाला फोस्फोकाइनेज C का पाथवे। तो पाथवे नॉर्मल मेजर क्या है, फोस्फोलाइपेज यूज़ हो रहा है इसमें, PIP3 यूज़ हो रहा है मेडिएटेड पाथवे, और ये चार इसके 3 अलग से पाथवे हैं। अगर सिग्नल मॉलिक्यूल देखें तो वेसोप्रेसिन अगर आ रहा है वो लीवर पे वर्क करेगा और ग्लूकागॉन ब्रेक। एसिटाइल कोलिन पेनक्रियाज पे भी कर सकते हैं, स्मूथ मसल पे भी कर सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में और एमाइलेज का सिक्रीशन में। पेनक्रियाज एमाइलेज सिक्रीट करता है। थ्रोम्बिन है वो ब्लड प्लेटमेंट, अपने आप पता चल जाएगा थ्रोम्बिन को देख के, ब्लड प्लेटमेंट में विटामिन K में भी पड़ा होगा ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, और प्लेटलेट का एग्रीगेशन कराता है। अगर कोई एंटीबॉडी आ रही है तो वो क्या करेगा, मास्ट सेल, टारगेट टिश्यूज़ का मास्ट सेल होएगा, जो बाद में क्या बन जाता है, मास्ट सेल क्या बनता है, सीनोफिल आई गेस, हाँ, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे। मास्ट सेल भी होता है, जैसे मोनोसाइट मैक्रोफेज होता है, ऐसे सीनोफिल ही होता है, या ऐसे कुछ होता है मास्ट सेल। ठीक है, इसकी सिक्रीशन कराएगा। ADH डाययूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है और कैल्शियम का सिक्रीशन कराता है। तो अब हम पाथवे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला ब्लैक वाला क्या है, ब्लैक वाला क्या बता रखा है इसमें, एनोसिंथेस का पाथवे। तो हम एनोसिंथेस देखने जा रहे हैं। ये हमारा GPCR है, लिगेंड आया, GTP बना, GQ यूनिट है अभी। तो अब इसमें वहाँ एडेनोलाइट साइक्लेस था, यहाँ फॉस्फोलाइपेज की बात कर रहे हैं,
तो फॉस्फोलाइपेज सी है, ठीक है, इसके साथ जुड़ी। और अंदर मेम्ब्रेन में क्या चल रहा है, एक पीआई यूनिट होती है, उस पर P4 काइनेज अगर वर्क करते तो पीआई पी में टूटती है, P5 आता है तो वो पीआई P2 में टूटती है। फिर PLC, ये जो फॉस्फोलाइपेज है ये आता है, इस पीआई P2 पे काम करता है और ये IP3 और डैग में तोड़ देता है। जो IP3 है वो हाइड्रोफिलिक होता है इसलिए वो अंदर आ जाता है, और जो डैग होता है वो लिपोफिलिक होता है इसलिए वो ऊपर ही रहता है। ये बात क्या कर रहे हैं हम, ट्यूनिका मीडिया, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी है, ट्यूनिका मीडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंदर आ गया, IP3 का एक सेकेंडरी मैसेंजर है, अंदर आया, यहाँ पे ER है, SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर ना एक चैनल लगा हुआ है, ठीक है। IP3 इस पे आएगा और इस चैनल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, और कैल्शियम इसकी वजह से बाहर आ जाएगा। कैल्शियम बाहर आया, बाहर उसको मिलता है, जैसे वहाँ पे था प्रोटीन काइनेज A, PKA जिसकी कैटालिटिक यूनिट थी और वो थी, यहाँ इसको मिलता है प्रोटीन काइनेज C। प्रोटीन काइनेज C क्या करता है, हम अभी रेड वाला नहीं ना, हम अभी ब्लैक वाला देख रहे हैं, तो हम ब्लैक वाले पे ही चलते हैं पहले, उसको बाद में देखेंगे। कैल्शियम बाहर आया, बाहर आके क्या करा है, कालमोडिल्यून से, एक ये कालमोडिल्यून के कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है तो इसके ऊपर कैल्शियम लग जाएगा। वहाँ पे भी यही हुआ था ना, जैसे फॉस्फोकाइनेज A था उसने रेगुलेटरी यूनिट पे बाइंड कर दिया था कैम्प को, यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हो रहा है कालमोडिल्यून पे, कालमोडिल्यून पे कैल्शियम बाइंड हुआ। उसके बाद एक और प्रोटीन आता है कैम काइनेज, ठीक है। कैम काइनेज होता है वो ATP से ADP कन्वर्ट करता है और एनोसिंथेज इनएक्टिव को एक्टिव कर देता है। एक्टिव होते ही ना, एनोसिंथेज एंजाइम है हमारा, ठीक है, फॉस्फोराइलेट, इसको पी चाहिए था इसलिए ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होते ही क्या करता है, आर्जिनिन को सिट्रुलिन और NO गैस में वो कर देता है कन्वर्ट। उसके बाद जो NO गैस है ना ये कहाँ जाएगी, हमारी डिफ्यूज़ हो सकती है, तो इसके साथ में अगली मेम्ब्रेन जो ट्यूनिका मीडिया है उससे अगली है ट्यूनिका इंटरा, ये NO गैस उस पर जाएगी और उस पर क्या लगा है, ग्वानाइल साइक्लेज लगा है। ऊपर हमने जो पढ़ा था वो था एडेनाइलाइज साइक्लेज और ये ग्वानाइल साइक्लेज, ये G वाला है, लेकिन इससे पहले हमने PLC पढ़ चुके हैं, फॉस्फोलाइपेज C। ग्वानाइल साइक्लेज क्या करेगा, GMP से, वो ATP से कैम्प बना रहा था, ये GMP से CGMP बनाएगा। CGMP बना, ये CGMP क्या करेगा, एक फॉस्फोकाइनेज G होएगा, उस ग्वानाइल की बात कर रहे हैं ना इसलिए G की बात कर रहे हैं, फॉस्फोकाइनेज G को वहाँ पे CGMP लग जाएगा, और जैसे वहाँ एक्टिवेट हुआ था PKA यहाँ पे एक्टिवेट होएगा PKG, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, जितने भी प्रोटीन है इसको एक्टिवेट कराएगा और वैसोडाइलेशन करा लेगा और स्मूथ मसल हमारी रिलैक्स हो जाएगी। जब भी कोई चीज़ मोटी हो जाती है रिलैक्स हो, एक मिनट, जब भी कोई चीज़ मोटी हो जाती है रिलैक्स होती है, ये रहा, तो क्या होता है, रिलैक्स हो जाएगी तो वो बड़ी हो जाएगी, रिलैक्सेशन। सिंपल सी बात है यार, देखो ये ब्लड वेसल है इतनी ज़्यादा है तो इसमें से आराम से फ्लो होएगा ना, तो रिलैक्स पड़ी है मसल, और जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो बिल्कुल पतली हो जाती है, कंस्ट्रक्ट कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट से कंस्ट्रक्शन याद कर लेना, ठीक है। अब क्या सीन है, रिलैक्स हो गई, ये जो CGMP बना है ना भाई, ये एक और यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन पे PDE फॉस्फोडाइस्ट्रेज होता है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज का काम क्या होता है, जो भी अभी CGMP बन के आया, जिससे बन के आया उसको वही बना देना, GMP से बन के आया था GMP बन गया, ये था, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इसमें दो चीज़ें और देखते हैं। अब इस पाथवे की ना दो एप्लीकेशन है, जैसे एक कंडीशन है एंजीना पेक्टोरिस, इसमें क्या होता है, जो हार्ट की आर्टरी होती है ना, जैसे आर्टरी है, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से ना जो RBC सेल्स होते हैं, यहाँ पे देखो ये RBC सेल है, ये इसमें से निकल नहीं पाते तो कम जाते हैं, ऑक्सीजन भी कम जाता है इसलिए यहाँ पे, और फिर चेस्ट में पेन रहता है। ये कंडीशन है एंजीना पेक्टोरिस। इसमें हम एक ड्रग यूज़ करते हैं नाइट्रोग्लाइसिन। ये नाइट्रोग्लाइसिन क्या करता है, ये वही NO वाला काम है, जब NO आएगा तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन हो रहा था, वैसोडाइलेशन, ये सेम इसको वैसोडाइलेट कर देता है। तो अब क्या है, यहाँ पे ये वेसल्स है और यहाँ पे हमारे ये कोलेस्ट्रॉल अभी भी है, लेकिन ये डिकम्पोज हो जाएगा और यहाँ से रेड ब्लड सेल जाएंगे आराम से, वैसोडाइलेशन हो चुकी है। एक तो ये है, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा पेनाइल इरेक्शन। पेनाइल इरेक्शन में क्या है, जैसे विएग्रा होता है, ये क्या करता है, ये जो PDE है ना फॉस्फोडाइस्ट्रेज, इसको ब्लॉक कर देता है। अगर ये ब्लॉक रहेगा तो हमेशा CGMP बना रहेगा, GMP तो बनेगा ही नहीं। CGMP का काम क्या था, उसको रिलैक्स करना, रिलैक्स तो वो डायलेट रहेगा, डायलेट रहेगा तो पेनाइल इरेक्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमने GQ और GS पढ़ लिया है, और उसके पाथवे सारे हो गए हैं। ये तो NO वाला हुआ था ना,
अब दूसरा देखते हैं। देखो हमारा क्या हो गया, ब्लैक वाला हुआ है ना, एनो सिंथेटेज का पाथवे हुआ है, अभी ये वाला हुआ है। अब हम ग्रीन वाला देखेंगे, फिर रेड वाला देखेंगे, पीआई वाला। ग्रीन वाला भी, एक मिनट, ये रहा। ग्रीन वाला भी सेम है, पीआई यहाँ पे क्या चल रहा है, ये एक्टिव हुआ, जी क्यू एक्टिव हुआ, इधर पीआई से पीआईपी टूटा P4 की मदद से, फिर पीआईपी में से पीआईपी2 टूटा P5 की मदद से, फिर ये जो एक्टिवेट कर रखा है हमने पीएलसी, इसको इसलिए एक्टिवेट करा था कि आगे डैग और IP3 में तोड़ दे। जैसे इसने तोड़ा, ये आया ग्रीन यहाँ पे, बस ये IP3 और डैग का पाथवे इतना ही था, ये तो ये नॉर्मल था, IP3 और डैग में टूटता है। अब रेड वाला देखते हैं, यहाँ तक आ गए थे हम IP3 तक, फिर ये अंदर आया, अंदर से IP3 इस पे लगा, कैल्शियम बाहर निकला, कैल्शियम PKC एक फोस्फोकाइनेज सी पे, फोस्फोकाइनेज प्रोटीन काइनेज सी पे जा रहा है, और प्रोटीन काइनेज किसको एक्टिवेट करने वाला है, यहाँ पे ना एक PS होता है, एक प्रोटीन होता है PS, ठीक है, इसके पास डैग लगता है, और जब ये PKC लगता है तो PKC PS और डैग, यहाँ पे ये डैग लगा हुआ है, और ये कैल्शियम, ये जब सारे आपस में बाइंड हो जाते हैं ना, इमेजिन, एक मिनट इसको जूम कर देती हूँ, क्या लगा हुआ है, ये डैग है, ये तो डैग है, ये PS है, ये PK विद कैल्शियम है, ये लगा हुआ है। ये क्या करते हैं, ATP, ये करते हैं ADP से सॉरी ATP से ADP करेंगे, उल्टा है भाई ये, ATP से ADP करेंगे और एक्टिव कर देंगे किसी भी प्रोटीन को। इनका काम ये होता है ना, फॉस्फोकाइनेज का यही काम होता है कि भाई वो एक्टिवेट करे, तो इसने एक्टिवेट करा और कोई भी जो प्रोसेस चलना होगा वो चल पड़ेगा। तो एक तो NO का याद रखना, सबसे बड़ा NO का ही था, वो तो हमने देख लिया। फिर IP3 डैग वाला याद रखना है, एक थर्ड ग्रीन वाला पाथवे, और रेड वाला पाथवे क्या है, जो इसमें ये वाला है PS और डैग वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ट्रांसड्यूसिन पे। ट्रांसड्यूसिन में हमारा क्या आएगा, ट्रांसड्यूसिन रोडोप्सिन वाला पाथवे है ये, GT आएगा, T का मतलब ट्रांसड्यूसिन है, S का मतलब स्टिमुलेटरी था जैसे। तो फोटो ट्रांसडक्शन विजन पाथवे है ये, या रोडोप्सिन पाथवे कह लो। तो GT मतलब ट्रांसड्यूसिन G प्रोटीन है, अब हमारा G अल्फा वाला जो है वो GT है। उसके बाद रोड सेल होते हैं, कौन सेल होते हैं, रोड सेल में नाइट विजन होती है, तो हम रोड सेल को ले रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है, एक डिस्क मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जो भी हमारा रोड सेल है ऐसे 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 बना हुआ है, इसके अंदर एक डिस्क मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। एक मिनट, देखो अब ये एक रोड सेल, ये रोड सेल है, ये साइनेप्सिस को याद रखना, ठीक है, इस वाली चीज़ को। और ये रोड सेल है, इसकी एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये डिस्क प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन डिस्क, इसकी खुद की भी एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक GPCR रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। तो अब वो जो मेम्ब्रेन हमने देखी थी वो मेम्ब्रेन ये रही, और उसके अंदर जो डिस्क है मेम्ब्रेन डिस्क वो ये रही, ये ऐसे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ बातें देख लेते हैं। जो G ट्रांसड्यूसिन होता है वो रोड सेल भी होते हैं और कॉन सेल्स भी होते हैं। रोड सेल नाइट के लिए होते हैं, नाइट विजन के लिए अडेप्ट होते हैं, और कॉन सेल्स कलर के लिए, डे कलर के लिए होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिस्क मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। रोडोप्सिन जो है, ये जो डिस्क मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ये रोडोप्सिन, ये क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है 11 सिस रेटिनॉल कंडीशन में, ठीक है। और इसके साथ एक विटामिन A क्रोमोफोर होता है इसका। ये लाइट पड़ते क्या हो जाता है, 11 ट्रांस में, सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली चीज़ तो स्टेबल थी, ये वाली चीज़ अनस्टेबल होती है, लाइट आने पे ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये रोडोप्सिन फैमिली से आता है, वो बाकी जो पहले पढ़े थे वो सिक्रीटिन फैमिली से थे। रोडोप्सिन फैमिली से क्या होता है, जो सेंसिटिव होते हैं लाइट की तरफ, जैसे FXR, फार्सेनो फार्नेसॉइड एक्स रिसेप्टर एक्टिवेटिंग बाय बाइल एसिड से हो रहा है, या LXR लीवर एक्स रिसेप्टर, PPAR पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिविटी रिसेप्टर, ये इसी के पार्ट है सारे, ठीक है। ये कुछ नहीं है, यूँ ही है कि एक रोडोप्सिन एक फोटोन के बराबर होता है, इसका मतलब 500 CGMP के बराबर होता है, 50 G अल्फ़ा तो 500 CGMP, वो सब है, ये कुछ नहीं है। अब हम पाथवे पे आते हैं, पाथवे कैसे चल रहा है।
देखो लो लाइट है तो कुछ नहीं हो रहा, एकदम से ना बिल्कुल लाइट आई थोड़ी सी, तो इस ये कैसे कंडीशन अपनी कंफर्मेशन चेंज कर लेगा, ये क्या करेगा, कंफर्मेशन कैसे चेंज करेगा, जो जी ट्रांसड्यूसिन है अल्फा यूनिट वो एक्टिवेट हो जाएगी इस जीपीसीआर की, ये जो रोडोप्सिन लगा हुआ है इस जीपीसीआर को, रोडोप्सिन है इसका नाम यहाँ पे डिस्क मेम्ब्रेन में, इसका इंटरसेलुलर लूप जो थर्ड था उसने इसको एक अल्फ़ा को यूनिट को एक्टिवेट कर दिया, कौन से अल्फ़ा यूनिट, जो कि है ट्रांसड्यूसिन की। तो क्या है, ये एक्टिवेट होकर किसी न किसी एडेनोलाइट साइक्लिस था जैसे, या ग्वानाइट साइक्लिस था उस पर जाएगी, या फिर फॉस्फोडाइस्ट्रेस पे जाएगी। तो यहाँ पे होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेस, फॉस्फोडाइस्ट्रेस क्या करता है, सीजीएमपी को जीएमपी में कर देता है। लेकिन क्या हो रहा था यहाँ पे, जो सीजीएमपी है ना जब वो प्रेजेंट था, तो यहाँ पे एक सोडियम आयन होता है, वो खुला रहता है ये सोडियम आयन, और इससे सोडियम अंदर आते रहते हैं। सीजीएमपी गेटेड चैनल है ये, सीजीएमपी जब इस पे जाके लगेगा तो ये चैनल खुलेगा। अब वो ये जो फॉस्फोडाइस्टर है पकड़ पकड़ के सीजीएमपी को जीएमपी में बना रहा है, तो सीजीएमपी तो कम हो गया ना, तो चैनल भी रुक जाएगा ये, और सोडियम अंदर नहीं आएंगे। सोडियम अंदर अगर नहीं आएंगे तो पहले क्या होता है, बाहर 0 होता है मिलीवोल्ट, और अंदर का उसके कंपेयर में -30 मिलीवोल्ट होता है। तो ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी अंदर नहीं आ रही थी और माइनस में जाएगा, माइनस जाते जाते 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो जाता है, तब ये हाइपरपोलराइज्ड हो जाता है। जैसे ये हाइपरपोलराइज्ड होता है ना, वैसे ही क्या होता है, हाइपरपोलराइज्ड होने की वजह से एक और है ये सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी ब्लॉक हो जाता है। अब ये ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, ना पोटेशियम अंदर आ रहा है ना सोडियम बाहर जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये वाला पंप भी रुक गया है। साथ में क्या होता है, कैल्शियम वोल्टेज है जिससे कैल्शियम अंदर आ रहा था, पॉजिटिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, वो भी आने बंद हो गए। तो इससे क्या होएगा, वो जो मैंने बताया था ना साइनेप्स ऐसे बना हुआ था ना रोड सेल, यहाँ पे साइनेप्स था, यहाँ से ना ग्लूटामेट फिर रिलीज़ नहीं होता, इन सब की वजह से ये जो बंद हुए हैं ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं होता। और जस्ट इसके नीचे ना क्या होते हैं, बाइपोलर सेल्स होते हैं, ये बाइपोलर सेल, ठीक है, ये ब्रेन को मैसेज दे देते हैं विज़न का, लाइट पड़ने पे है ये। और जैसे और क्या होता है इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, जैसे लाइट जब जाती है या नहीं होती है, तो क्या होता है यहाँ पे ग्वानाइट साइक्लेज होता है, वो क्या करता है, ये जीएमपी को सीजीएमपी में करता है। जब लो कैल्शियम होने लगता है ना, जैसे ही कैल्शियम वाला, एक मिनट, जैसे ही कैल्शियम वोल्टेज जब बंद करी, अब थोड़ी देर बाद ऐसी थोड़ी रहेगा, उसको दिखता ही रहेगा बिल्कुल ये उसमें भी, तो क्या आएगा, ये जैसे लो कैल्शियम होता है ये एक सिग्नल पास करते हैं ग्वानाइट साइक्लिस को कि तू एक्टिवेट हो जा, तो जो जीएमपी है वो फिर से सीजीएमपी में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे सीजीएमपी बढ़ता है और फिर ये खुलने लगते हैं, और फिर रुकता है विजन, ग्लूटामेट रिलीज़ होने लगता है, ऐसे चलता है पाथवे। एक तो ये चीज़ हो गई, क्या देख लिया हमने, एक हमने देख लिया ये वाला पाथवे जब वो सीजीएमपी लो होता है और ये सब ब्लॉक होते हैं, एक देख लिया ब्लॉक होते होते कैल्शियम इसको कहता है कि भाई नहीं ऑन कर, और फिर ये सारे ऑन हो जाते हैं। अब देखते हैं अरेस्टिन का, अरेस्टिन का मतलब क्या है, डिसेंसिटाइजेशन करना। एक में क्या होता है, अरेस्टिन आके लग जाता है और वो डिसेंसिटाइज करा देता है, ठीक है, और उस रोडोप्सिन प्रोटीन काइनेज होता है, वो फॉस्फोराइलेट कर देते हैं इस रिसेप्टर को, रोडोप्सिन काइनेज प्रोटीन फॉस्फोराइलेट करते हैं इस रिसेप्टर को, और फिर अरेस्टिन आके लग जाते हैं इस पर। ये था इसमें, और कुछ है इसमें, हाँ अब ये अब अपने आप समझ आ जाएगा। अब इसको ट्राई करते हैं हम, रोडोप्सिन पाथवे क्या है, क्या हो रहा है, इवेंट है, रोडोप्सिन को लेके चलो तो नाइट में कैसा रहेगा, इनएक्टिव, लाइट आती है एक्टिव होता है ना, रोडोप्सिन ट्रांस में होता है तो लाइट में एक्टिव, जो जी अल्फा है वो नाइट में इनएक्टिव वैसे एक्टिव, जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस है वो भी लाइट में ही एक्टिव होएगा। सी जी एम पी को तो पकड़ के वो जीएमपी बना रहा था फॉस्फोडाइस्ट्रेट, तो सी कब प्रेजेंट होगा, नाइट में हाई होगा, डे में तो वो कम ही होने वाला है क्योंकि वो जीएमपी बनेगा पीडी से, पीडी एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होते ही इसका नंबर कम हो जाएगा। और जो जीएमपी है ये कब होएगा, जीएमपी तब चाहिए होगा, जीएमपी क्या है, उसको फॉस्फोडाइस्टर सीजीएमपी को पकड़ के जीएमपी कर रहा था, तो जीएमपी हाई होगा डे में क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर यही काम कर रहा होगा। चैनल नाइट में कैसे होंगे, ओपन होंगे, लेकिन डे होते ही क्लोज हो जाएंगे क्योंकि सीजीएमपी वाले चैनल, और ये तो डे में लो है। उसके बाद ये वाला चैनल ये भी वो हो जाएगा बंद, ग्लूटामेट रिलीज़ होगा नहीं होगा। और क्या होएगा, डे में ब्रेन में रिस्पॉन्स जाएगा लो कि ग्लूटामेट नहीं है, तो क्या करा दो, विज़न करा दो, और पोलराइजेशन हाइपर पोलराइज हो जाएगी, यहाँ तो डीपोलराइज रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पे रिसेप्टर्स देख लेते हैं, जैसे रोडोप्सिन है, उसका क्या है, फैक्टर मॉलिक्यूल क्या है, पीडी, कौन सा वाला, सीजीएमपी वाला, क्योंकि ये सीजीएमपी को ही पकड़ के जीएमपी में बना रहा है। स्टिमुलस क्या दिया था हमने, लाइट दिया था। रिस्पॉन्स क्या हुआ था, विजुअल एक्साइटेशन। अगर हमने म्यूस्कैरेनिक रिसेप्टर लिया रोडोप्सिन की जगह,
तो वो क्या होता है, उसका इफेक्टर होता है पोटेशियम चैनल। और स्टिमुलस क्या होता है, एसिटाइल कोलिन आता है लिगेंड के तौर पे, यहाँ पे लाइट थी, ठीक है। एसिटाइल कोलिन आया, म्यूस्करेन रिसेप्टर पे लगा, पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, और इससे ये स्लो, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, स्लो पेस मेकर में। ये हो गया जीपीसीआर पूरा ख़त्म। अब है बारी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की। टायरोसिन काइनेज अगर देखें तो टायरोसिन काइनेज में क्या होता है, टायरोसिन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आरटीके में 4 डोमेन होता है। ये जो ऊपर वाला है ये लीगेंड को परसीव करने वाला है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर लीगेंड डोमेन है। ये बीच वाला ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, ठीक है। ये पूरा रेगुलेटरी डोमेन है, और इसके अंदर जो ये टायरोसिन लगे हुए हैं ये साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज डोमेन, और रेगुलेटरी डोमेन तो ये पूरा ही है, ठीक है। जब भी लीगेंड आता है ना तो ये डायमर हो जाता है और अपने आप को सबसे पहले ऑटोफॉस्फोराइलेट करता है, ठीक है। और फॉस्फोराइलेशन करने की वजह से यहाँ पे एक डॉकिंग साइट जनरेट हो जाती है, जिसके ऊपर डॉकिंग साइट मतलब यहाँ पे और प्रोटीन आएंगे, डॉक करेंगे, आएंगे, ये उनकी डॉकिंग साइट है, उनको रुकने की जगह बन जाती है। जैसे GRB2 PI3 काइनेज, फॉस्फोलाइपेज, ये सब आते हैं। इसके पास जो RT के पाथवे, इसके पास SRC होमोलॉजी सीक्वेंस होता है, तो SH2 डोमेन SH3 होते हैं। SH2 जो होता है वो क्या कराता है कि SH2 वहीं पे बाइंड करेगा जहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन है, ठीक है, वो रिसेप्टर के उस पार्ट से। और SH3 डोमेन वहाँ बाइंड करेगा बाकी प्रोटीन के जहाँ प्रोलीन रिच सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे रास जो है ना RT के पाथवे में ज़्यादातर ना क्या आता है हमारा, सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर आते हैं, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर सारे इसी में होते हैं। अब सबसे पहला है, 2 पाथवे है इसके अंदर रास में भी, रास मैप काइनेस या ER के पाथवे, ठीक है। रैस मैप क्या है, जैसे जो G प्रोटीन हमने पढ़े था ना, वो मोनोमर भी है और वो ट्राइमर भी है। ट्राइमर हमने G अल्फ़ा देख लिया GPCR के टाइम में। मोनोमर यूनिट हम रास मोनोमर जो है वो G प्रोटीन ही है, रास मोनोमर। ये मोनोमर है किसमें, RT के पाथवे में, वो GPCR में था। GPCR में G अल्फ़ा ट्राइमर है और मोनोमर है रास वाला। तो रास का एक मोनोमेरिक G प्रोटीन है। G प्रोटीन क्या होता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड रिलेटेड प्रोटीन या एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं, जी प्रोटीन्स होते हैं। ये सिंगल यूनिट है, मोनोमर है, मतलब एक्ट एज अ GTPase। इसके पास भी GTPase स्विच है, ठीक है, जो अपने मॉलिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है, चेंज कर देता है GTP को, GTP में हाइड्रोलाइज कर देता है। सिग्नल मॉलिक्यूल होता है कोई भी ग्रोथ फैक्टर। फाइनल जो लास्ट इसका रिजल्टिंग वो होएगा ना फाइनल प्रोटीन, वो क्या होता है, ERK, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल रेगुलेटेड काइनेज। इसको मैप काइनेज भी बोलते हैं, माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज, एक काइनेज है इसमें, ठीक है। इसके फाइनल प्रोडक्ट की वजह से इसका नाम है ERK पाथवे। वैसे क्या है, ये रैस मैप काइनेज पाथवे, रैस यूज़ हो रहा है और मैप यूज़ हो रहा है। माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन 3 बार यूज़ होते हैं अलग अलग टाइप से, ठीक है। दूसरा पाथवे है हमारा ये वाला, AKT PKB PI3 AKT पाथवे, या तो AKT PKB, ये क्या है, AKT और PKB क्या है, ये एक प्रोटीन है, या फिर PI3, ये डॉकिंग शुरू में लगता है प्रोटीन वो, और AKT यही PKB वाला प्रोटीन, ये वाला पाथवे। ये किस लिए चाहिए होता है, सेल के सर्वाइवल, ग्रोथ, माइग्रेशन, एंजियोजेनेसिस, इन सब के लिए। तो कैंसर में यही वाली चीज़ें चल रही होती है। अब है ये पाथवे, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो ब्लैक वाला है ना पाथवे जो दिख रहा है यहाँ, ब्लैक ब्लैक, ये तो हो जाएगा हमारा कौन सा, रैस मैप वाला या ERK वाला पाथवे, ठीक है, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट ERK था। और ये जो पिंक वाला दिख रहा है, ये पिंक यहाँ तक, ये सारा हो जाएगा हमारा AKT वाला, AKT PKB प्रोटीन वाला पाथवे। और जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये जो यहाँ तक भी आ रहा है, ये है इंसुलिन की सिग्नलिंग, रैस में आती है इंसुलिन की सिग्नलिंग। तो हम फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। कोई लीगेंड आया, ये यहाँ पे आया, लीगेंड आने की वजह से 2 है, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये क्या होंगे, इन्होंने डाइमर बना लिया, ठीक है। डाइमर बनते इनका पहला काम है खुद को फॉस्फोराइलेट करना, ये फॉस्फोराइलेट कर लिया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या आएगा हमारा, फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड में क्या हो रहा है हमारे पास, मैंने बताया था ना कुछ प्रोटीन थे जिनके पास SRC होमोलॉजी होती है, SH2 और SH3। SH2 कहाँ बाइंड करते थे, जहाँ पे टायरोसिन है, और ये SH3 जहाँ पे प्रोलीन रिच रीजन है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा प्रोटीन आएगा जिसका प्रोलीन रिच है, तो सोर्स क्या है, प्रोलीन रिच होता है।
तो सोर्स आ गया यहाँ पे और GRB2 से बाइंड कर गया, और GRB2 का है जिसके पास ये दोनों डोमेन है। तो जो सोर्स है ना वो क्या है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, इसके पास गैप एक्टिविटी है, ये बाइंड करा ऐसे 3 डोमेन से, उसके पास गैप एक्टिविटी है। तो ये जो रास है हमारा GTP में पड़ा है, ये GTP में हो जाएगा रास, क्योंकि इसके पास तो गैप एक्टिविटी है। यहाँ पे कोई वो नहीं थी, इंटर सेलुलर लूप नहीं थी गैप के लिए, तो ये वाला इसलिए यहाँ पे ये प्रोटीन बना, ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रास को एक्टिवेट करा, ठीक है, रास एक्टिवेट हो गया। और रास का एक प्रोटोन को जीन भी है, जब इसका ग्लाइसिन क्या होता है, प्रोलीन से चेंज हो जाता है, अगर प्रोलीन कह रही सॉरी वेलिन से चेंज हो जाता है, 12th ग्लाइसिन अगर वेलिन से चेंज हो गया तो इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है। ये कैंसर वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे, ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे। ठीक है, तो रास है, अब रास क्या करेगा, एक रैफ प्रोटीन आता है उसको फॉस्फोराइलेट करता है, तो इसको बोलते हैं मैप ट्रिपल काइनेज। ठीक है, रैफ को, जो सबसे पहले आया है रैफ आया है, उसके बाद आता है रैफ के बाद मैक, मैक को बोलते हैं, ये इसको भी फॉस्फोराइलेट कराता है, अगला प्रोटीन ये फॉस्फोराइलेट है, ये इसको फॉस्फोराइलेट कराते हैं, उसको बोलते हैं मैप डबल काइनेज। ठीक है, इसके पास सीरिन थ्रेनिन काइनेज एक्टिविटी होती है। अगला प्रोडक्ट आता है ER के, इसको भी फॉस्फोराइलेट कराते हैं, इसको बोलते हैं मैप काइनेज। तो यहाँ ट्रिपल काइनेज, यहाँ डबल काइनेज, यहाँ एक काइनेज। फाइनल प्रोडक्ट हमारा ER के होता है, इसलिए इस पाथवे का नाम भी ER के है। ER के क्या करता है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं फोस, जून और मिक, इन तीनों को कॉम्प्लेक्स बनाता है और इनको फॉस्फोराइलेट कर देता है, इन सबको फॉस्फोराइलेट करता है, ये न्यूक्लियस में जाता है, और ये रिस्पॉन्स एलिमेंट है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। इस रिस्पॉन्स एलिमेंट से रिस्पॉन्स आता है, mRNA बनता है, प्रोटीन बनता है, साइक्लिन CDK बनते हैं, वही सेल साइकिल वाले, और सेल की ग्रोथ या डिवीजन कराते हैं। ठीक है, एक पाथवे तो हो गया ये ER के पाथवे था। अगला पाथवे सेम चीज़ है, लिगेंड, ये लिगेंड है, ये लिगेंड आया, ये अलग अलग रिसेप्टर है, इनका डायमर बना, इन्होंने सबसे पहले अपने आप को फॉस्फोराइलेट करा। अब ये वाला पाथवे नहीं है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। इस पर क्या होता है, ESR लगता है आके, ESR, ये डॉकिंग प्रोटीन है सारे, ESR लगा, ESR से क्या जुड़ेगा हमारा, PIK3 प्रोटीन। PIK3 क्या है, 2 यूनिट है इसके पास, 85 रेगुलेटरी और P110 कैटालिटिक। तो 85 है, ये 110 है, ये यूनिट है पूरी, और ये पूरा क्या है, PI3K, ISR के साथ PI3K लगता है। और ये क्या करता है, ये एक फॉस्फोकाइनेज है, जैसे यहाँ पे हमें वो चाहिए था, फॉस्फोराइलेट कराना था, वैसे यहाँ पे भी है। ये क्या फॉस्फोराइलेट कराता है, ISR क्या है, खुद एक डॉकिंग साइट प्रोवाइड करता है, इसलिए तो ये PI3K इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉस्फोराइलेट बाइंडिंग डोमेन है, तो ये जो टायरोसिन फॉस्फोराइलेट हो रखे उसके साथ बाइंड हो गया। अब ये क्या कराता है, ये PIP2 जो मेम्ब्रेन के अंदर है ना, उस पर फॉस्फोराइलेट ऐड कराता है, फिर PIP3 बन जाएगा। ठीक है, P10 इसको वापस ले आता है, P10 खुद क्या है, P10 कहाँ पढ़ा है हमने, ये भी सेंसर में आ रखा है P10। ठीक है, ये भी वो है ट्यूमर, ऑन्कोजीन है कि ट्यूमर है, P10 है हमारा ट्यूमर सप्रेशन जीन। ठीक है, ये वो वाला है। ठीक है, तो इसमें PIP3 बन गया, फिर क्या होएगा, ये जो 3 फॉस्फेट है, अब ये क्या करेंगे, PDK1 PDK2 को, PDK1 है और PDK2 है, ये इससे फॉस्फोराइलेट है, और ये दोनों क्या करेंगे आपस में बाद में, यहाँ पे एक प्रोटीन पड़ा होता है AKT और PKB प्रोटीन, या AKT कह लो या PKB प्रोटीन कह लो, इसके पास PH डोमेन, काइनेज डोमेन और रेगुलेटरी डोमेन होता है। तो काइनेज के तो थ्रेनिन वाले 308, और रेगुलेटरी के सीरीन के 475 पे फॉस्फोराइलेशन कराता है PDK और PDK2। इसको एक्टिवेट होने के लिए PI3 चाहिए, तो PI3 बनने के लिए PIP2 का काम क्या होना था, ISR और PI3K इसको फॉस्फेट देते, फॉस्फेट देने का PIP3 बनता, ये इसको फॉस्फोराइलेट करता, और ये फर्दर AKT या PKB प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करते कहाँ पे, थ्रीन 308 पे और सीरीन 473 पे फॉस्फोराइलेट कर दिया। अब फॉस्फोराइलेशन हुआ इसका, यहाँ पे इतना काम हो चुका है। अब ये क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा TSC को, TSC1 और TSC2 को ये ब्लॉक करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जो mTOR होता है ना, जो रिक्टर बोलते हैं, ये भी इस प्रोटीन की एक्टिवेशन में हेल्प करता है, mTOR2। ठीक है, ब्लॉक कर दिया हमने TSC को। तो अब जब जो TSC है ना, जैसे वो ब्लॉक किया उसको, तो RAB-A होता है एक प्रोटीन, वो फ्री हो जाता है, मतलब TSC इसके ऊपर बाइंड करके रखता होगा। जैसे ही RAB-A फ्री होता है, तो RAB-A क्या होता है, एक GTP बाइंडिंग प्रोटीन होता है, RAB-A क्या करता है, mTOR1 को mTOR1 फॉस्फोराइलेट कर देता है। जैसे ही mTOR फॉस्फोराइलेट होता है, ये क्या करता है, ग्लूट बनाता है ग्लूकोज के लिए। ठीक है, ग्लूट बनाएगा और सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा। ग्लूट बनाता है, तो ग्लूट कैसे जाएगा,
ग्लूट वेसिकल की फॉर्म में जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बन जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज अंदर आ पाएगा। तो ग्लूकोज को जब अंदर आना होगा तो वो ये वाला पाथवे यूज़ करेगा। और दूसरा क्या था यहाँ पे, जब ये प्रोटीन एक्टिवेट हुआ था ना AKT, यहाँ पे इस AKT का मेन रोल है, इसलिए इस पाथवे का नाम AKT या AKT PKB है या फिर PI3 के AKT पाथवे है। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, GSK3 है उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। जैसे ही GSK3 फॉस्फोराइलेट होता है ना, ये क्या करता था, GSK3 ग्लूकागॉन सिंथेटेज था ना, उसको एक्टिव रखता था, लेकिन हमने इसको ही फॉस्फोराइलेट कर दिया तो ग्लूकागॉन सिंथेटेज एक्टिवेट नहीं रहेगा, ग्लाइकोजन नहीं बनेगा और ग्लूकोज ही बनता रहेगा, और वो ग्लूकोज इस ग्लूट से, ये जो ग्लूट बनाया है अभी, उससे अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पाथवे डन। नेक्स्ट है टायरोसिन काइनेसिस एसोसिएटेड रिसेप्टर। अभी जो हमने पढ़ा वो था RTK पाथवे, रिसेप्टर के अंदर ही टायरोसिन था। अब जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, अब जो है वो है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जिसके साथ टायरोसिन काइनेज आके एसोसिएट होएगा। ठीक है, तो अब जो है हमारे टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर या जैक-स्टैक पाथवेज में चलेगा। तो जब सबसे पहला था हमारा GPCR, इसको ऐसे टायरोसिन GPCR, इसमें मेन था भाई बस वो GTP ले आए, एक्टिवेट हो जाए, इसलिए इंट्रासेलुलर लूप 3 आ रही थी, IL3 कर देते हैं इसको। उसके बाद आया रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, इसके पास टायरोसिन एक्टिविटी थी और ऑटोफॉस्फोराइलेशन कर रहा था, पर उसको भी क्या चाहिए था, GTP। और GTP कैसे आ रहा था उसके पास, उसने भाई पहले जब वो टायरोसिन वाला सीन करा ना, डायमराइज करा, ऑटोफॉस्फोराइलेशन करा, तो उसने किसको बुला लिया था, सोस को, सोस और GRB2। तो सोस ने इसको GTP वाला काम करके दे दिया। तो RTK में दोनों काम हो रहे हैं, एक तो GTP वाला भी हो रहा है और टायरोसिन वाला भी हो रहा है। तो उसके बाद अब जो आए हैं ये टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन, ये भी रिसेप्टर है टायरोसिन वाले, इसके साथ एसोसिएटेड होंगे, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड है मतलब जैक एसोसिएटेड है इसके साथ। ठीक है, तो इसके पास भी टायरोसिन यूनिट होएगी, ये पहले खुद करेगा फॉस्फोराइलेट, फिर इसको फॉस्फोराइलेट कराएगा। और स्टैट भी दिख रहा है इसके अंदर, तो स्टैट कुछ और होएगा, अब वो पढ़ रहे हैं हम, अब आगे चलते हैं। टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ कुछ ना कुछ टायरोसिन काइनेज लगे हैं, मतलब रिसेप्टर का पार्ट वो नहीं है। RTK में तो रिसेप्टर पे ही टायरोसिन काइनेज थे ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है, काइनेज लगे हुए हैं रिसेप्टर के साथ, ना कि रिसेप्टर के अंदर, क्योंकि रिसेप्टर के अंदर काइनेज होते तो उसको जैक की जरूरत थोड़ी पड़ती, वो खुद ही काइनेज एक्टिविटी से अपने आप को फॉस्फोराइलेट कर लेता। स्ट्रक्चर देखें तो हम, एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर है ये रहा, ठीक है, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन है, एक ही बार पास करता है, अल्फा हेलिक्स का बना हुआ है, C टर्मिनल अंदर की तरफ है और उसके ऊपर कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है क्योंकि इसके पास काइनेज ही नहीं है। तो ये रिसेप्टर को इसलिए एक नॉन रिसेप्टर के साथ एसोसिएशन करना पड़ता है, जो साइटोसोल का पार्ट होता है। साइटोसोल में ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये जैक है, जैक काइनेज से एसोसिएट करना पड़ता है ताकि फॉस्फोराइलेशन हो जाए। तो जैक पहले खुद करता है ट्रांसफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये ऑटो नहीं कर रहा है, अपने आप को नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे को कर रहे हैं, फिर ये रिसेप्टर को करता है। तो जो रिसेप्टर है वो साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे इम्यूनोलॉजी में हो गए। ठीक है, जो लीगेंड्स है वो साइटोकाइन्स होंगे, फिर इम्यूनोलॉजी है। जैक की बात करें तो जैक क्या जेनस काइनेज है, इसके 2 काइनेज डोमेन है, ये दिख ही रहे हैं, और ये नॉन रिसेप्टर पार्ट है, साइटोसोलिक में मिलता है। और ये कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 और टिक 2। जो स्टैट को बोलते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूस एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये जीन ये तो छोड़ो, ये कितने टाइप के, 1 2 3 4 5A और 5B। ठीक है, होमोडाइमर भी बना सकते हैं, हेट्रोडाइमर भी बना सकते हैं, अभी ये पता चलेगा कैसे। अगर मैं स्टैट को देखूँ ना, तो स्टैट का ये स्ट्रक्चर होता है, एन टर्मिनल होता है, फिर एक कॉइल्ड रीजन होता है, फिर DNA बाइंडिंग डोमेन आता है, फिर SS2 हिंज रीजन आता है, फिर टायरोसिन आता है C टर्मिनल पे। तो यहाँ से तो ये DNA पे बाइंड करेगा, तो मतलब ये यहाँ तो कहीं नहीं मिलने वाला, ये यहीं कहीं मिलेगा साइटोप्लाज्म में, ताकि फिर ये अंदर जाए DNA पे। तो DNA बाइंडिंग डोमेन है इसमें, और एंड से ये डाइमर बनाता है एन टर्मिनल से। C टर्मिनल मतलब ये यहाँ टायरोसिन है, तो यहाँ कुछ ना कुछ फॉस्फोराइलेट होएगा। और SH2 है, तो ये क्या करता है, SS2 के पास क्या एक्टिविटी होती है कि जहाँ भी रिसेप्टर पे टायरोसिन लगा हुआ है उससे जाके जुड़ जाओ। हमने पढ़े थे ना SRC होमोलॉजी, इसमें क्या था, SH2 डोमेन था और SH3 होता था। ये वाला तो टायरोसिन जो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन है उसके साथ जुड़ता है, और ये 3 वाला किसके साथ जुड़ता है, जहाँ प्रोलीन रिच रीजन होता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया, अब आगे चलते हैं। अब ये पाथवे है, ठीक है, रिसेप्टर आया,
रिसेप्टर आया, ये लीगेंड है, पहले एक है, फिर ये डाइमराइज हो रहा है, ये हो गया, अब जैक्स लग गया इस पर जो एसोसिएटेड काइनेज है, जैनस काइनेज लगा। तो इसने सबसे पहले इसको करा, फिर इसने इसको करा, ये दोनों आपस में क्या हो गया, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन हो गया। अब इसने रिसेप्टर को भी कर दिया, रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट हुआ, अब क्या होगा, यहाँ पे ना कहीं स्टैट पड़ा होता है, स्टैट आया, इधर भी स्टैट आया, ये इस स्टैट का SH2 डोमेन है ना, जो SH2 वो किससे जाके लगता है, इस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन से। SH2 वहीं पे बाइंड होता है ना, जैसे ये बाइंड हुआ तो इसके पास, अगर हम स्टैट को देखें, स्टैट का स्ट्रक्चर अगर याद हो, तो स्टैट के पास क्या है, ये रहा, ये टायरोसिन वाला पार्ट है, तो मतलब ये फॉस्फोराइलेट होके आएगा। तो यहाँ पे इसने फॉस्फोराइलेशन करवाया अपना, फॉस्फेट लिया टायरोसिन वाले पार्ट ने, SH2 के साथ टायरोसिन है, ये देखो, फॉस्फोराइलेशन लिया और डाइमर बना लिया। अब ये होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्टैट कौन सा है। स्टैट पढ़े थे ना हमने, 1 2 3 4 5A एंड 5B, अगर सेम है तो होमो डाइमर, और अगर अलग अलग है तो हेट्रो डाइमर। ये डाइमर अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टैट के पास DNA बाइंडिंग डोमेन भी था, अंदर जाएगा, ऐसा सारी स्टैट का जो रिस्पॉन्स एलिमेंट्स है उस पर बाइंड हुआ, और ये 3 प्रोटीन का एक्सप्रेशन हुआ। ये 3 प्रोटीन क्या है, सॉस, E3, पियास। पियास क्या करता है, जब इसका प्रोटीन बनता है ना, तो डाइमर को बाइंड कर लेता है और इनहिबिट करता है। E3 क्या करता है, इसको, ये जो P है ना, P वाला यूनिट, स्टैट से जो फॉस्फेट बाइंड हो रखा है, इस पे यूबिक्विटिनेशन का टैग लगा देता है और यूबिक्विटिनेशन कर देता है इसका। सॉस क्या करता है, SOES। सॉस क्या करता है, जो रिसेप्टर था ना हमारा, जब रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हुआ था जैनस काइनेज से, उस पे जाके बाइंड कर देता है, तो फिर वो आएगा, स्टैट लगेगा ही नहीं वहाँ पे। तो बस ये था, इसमें कुछ बता रखे हैं सिग्नल्स। इंटरफेरॉन गामा, JAK1 2 लगते हैं उसमें और एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेज को। इंटरफेरॉन अल्फा, JAK2 और टिक लगता है। JAK2 कौन सा है हमारा, सेकंड जैक, जेनस काइनेस, और टिक कौन सा, जो आखिरी वाला था, TIC2। ठीक है, इंटरफेरॉन अल्फा के लिए ये दोनों लगते हैं, इंटरफेरॉन गामा के लिए JAK1 और 2 लगते हैं, इथ्रोपाइटिन के लिए JAK2 लगता है, दो मतलब होमो है ये, प्रोलैक्टिन के लिए 1 2 लगता है, ग्रोथ रिसेप्टर के लिए 2 लगता है, ग्रोथ रिसेप्टर और इथ्रोपाइटिन के लिए 2 लगता है, प्रोलैक्टिन इंटरफेरॉन गामा के लिए 1 2 लगता है, और अल्फा के लिए 2 और टिक लगता है। तो जो पहला वाला गामा वो मैक्रोफेज एक्टिवेट कराएगा, अल्फा क्या कराएगा, वायरल इन्फेक्शन से वो देता है रेजिस्टेंस। इथ्रोपोइटिन RBC की सिंथेसिस नाम ही बताता है। प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को। नेक्स्ट आता है हमारा सीरीन थ्रेनिन काइनेज रिसेप्टर, ऐसा रिसेप्टर जिसके पास क्या है, सीरीन और थ्रेनिन की एक्टिविटी है। इसमें कौन सी सिग्नलिंग आएगी, TGF बीटा, पीछे क्या पड़ गया है, जैकस्टेट पाथवे, उससे पीछे RTK, जिसमें रैस मैप काइनेज ER के पाथवे, या फिर AKT PKB डोमेन वाला, या PI3B वाला, और उससे पीछे GPCR में स्टिमुलेटरी में काफ़ी सारे पढ़ के आए हैं। एक तो नॉर्मल था, जर्नल पाथवे स्टिमुलेटरी का, और क्या कर रहा था, प्रोटीन काइनेज वाला था, एडेनाइलेट साइक्लेज एनो सिंथेज वाला था, एक ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ये देख लेते हैं ना, 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले पीछे भी तो देख लेते हैं। एक तो ये रोडोप्सिन का ही पाथवे था, ट्रांसड्यूसिन वाला। ये क्यू वाला था इसका, फॉस्फोलाइपेज का आई गेस है ना, फॉस्फोलाइपेज या एनोसिंथेज IP3, और फॉस्फोलाइपेज C वाला। ठीक है, एक तो यहाँ हो रहा था कालमोडिलिन वाला, और ये इंटरना में जा रहा था। एक और थे PS के साथ, फॉस्फोसरेन के साथ, फॉस्फोडाइनसेरीन के साथ PKC और कैल्शियम बाइंड कर रहे थे। ठीक है, विद डैग। और क्या चल रहा था, एक पाथवे चल रहा था नॉर्मल डिसेंसिटाइजेशन वाला, एक चल रहा था हमारा लीवर वाला, ग्लाइकोजन ग्लूकोन सिंथेसिस वाला, एक चल रहा था गैंग्लोसाइड से अंदर आ रहा था, और वो कॉलेरा वाला। ठीक है, और ये तो नॉर्मल है जब रिस्पॉन्स हो रहा था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पाथवे पे। ये हो गया हमारा एम्प्टोर वाला भी। सीरीन थ्रेनिन काइनेज, TGF बीटा सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं हम, उसमें आता है। इसमें क्या है, लिगेंड क्या होता है हमारा, सीरीन थ्रेनिन काइनेज रिसेप्टर है। अब इसके बारे में करते हैं। लिगेंड क्या होगा, हमारे वही इम्यूनो वाले होंगे, TGF बीटा, एक्टिविन, इनहिबिन, BMP, बॉन्ड मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स। जो ये रिसेप्टर्स दिख रहे हैं ना, सीरीन थ्रेनिन, इनके पास काइनेज एक्टिविटी होती है।
ठीक है, पिछले वाले के पास थी नहीं काइनेज एक्टिविटी, जैक आया था उसके लिए, तो इनके पास तो काइनेज एक्टिविटी होती है। तो ये रिसेप्टर ना 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3। जो पहला वाला होता है ना वो क्या होता है, टाइप 1 ना, सॉरी टाइप 2, हाँ टाइप 2 क्या होता है, उसके पास सीरीन थ्रीन काइनेज एक्टिविटी होती है और ये लीगेंड से बाइंड कर सकता है टाइप 2। और जो टाइप 1 होते हैं ये बाइंड नहीं करते लेकिन ये कैस्केड को इनिशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई ये है, और अलग कलर से ले लेते हैं, ये है, ये टाइप 2 है और ये टाइप 1 है, दोनों ये दोनों, ये लीगेंड से बाइंड हो सकता है लेकिन ये आगे रिएक्शन नहीं करा सकता, आगे शुरू नहीं कर सकता पाथवे। ये दोनों लीगेंड से बाइंड तो नहीं हो सकते लेकिन ये इसके साथ लग के आगे कैस्केड को शुरू करा सकते हैं, ठीक है। और ये टेट, और क्या याद रखना है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो बायोटॉपिक होते हैं। टीजीएफ बीटा पाथवे पढ़ रहे हैं ना, तो बीटा से बायोटॉपिक याद रखना है। बायोटॉपिक क्यों, हम हमेशा देख रहे थे कि डायमराइजेशन हो रहा है, एक रिसेप्टर है, दो दूसरा रिसेप्टर है, वो आपस में आके डायमर बना रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जिसका एक सिंगल रिसेप्टर भी है ना भाई, वो भी 2 यूनिट का बना हुआ है, टाइप 1 और टाइप 2, ये जो दिख रहे हैं ना ये 2 हैं, फिर ये तीसरा और चौथा, तो टोटल ये टेट्रामर बना, ठीक है। ये है, ये भी सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, अल्फा हेलिक्स का बना होता है और सिंगल होता है ट्रांस मेम्ब्रेन। अब अगला चलते हैं स्मैड के बारे में। जैसे वहाँ स्टैट था ना, यहाँ स्मैड है इंटरनल साइड पे, जो साइटोसोलिक साइड पे होता है, ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। स्मैड इसका नाम कैसे पड़ा कि इसके अंदर जो स्मैड में जो क्वालिटीज़ थी वो कैसे थी, एक सी एलिगेंस के अंदर समा प्रोटीन मिलता है उसकी तरह, और ड्रोसोफिला के अंदर मैड प्रोटीन मिलता है उसकी तरह। स्मैड 4 क्या है, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं वो ट्यूमर को रोक के रखते हैं, अगर इसके अंदर कोई भी लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो मैलिग्नेंसी आ जाएगी, ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर वाले में आ जाएगा ये भी। अगर एक्टिविन और टीजीएफ बीटा लिगेंड के तौर पे आते हैं ना, तो स्मैड 2 और 3, स्मैड भी काफ़ी टाइप के होंगे ना, जैसे वहाँ स्टैट 1 2 3 4 5A 5B था, वैसे यहाँ पे स्मैड भी अलग अलग टाइप के होंगे। तो ये स्मैड 2 और 3 मतलब रेगुलेटरी को एक्टिवेट करता है। अगर बीएमपी हुआ हमारा क्या लिगेंड, तो ये स्मैड 1 और 5 को करेगा, 1 का है ये रहा और 5 का है ये, तो ये इनहिबिटरी और रेगुलेटरी को एक्टिवेट कर रहा है। तो अब स्मैड देख लेते हैं जो इंट्रासेलुलर मिलते हैं हमें, वो होते हैं आर स्मैड, रेगुलेटरी स्मैड दैट इज़ 2 3 5 9, को स्मैड है ये हेल्पर स्मैड होते हैं, और ये स्मैड 4 होता है, वही ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारा। आई होता है स्मैड इनहिबिटरी स्मैड, ये 6 और 7 होता है और 1 भी होता है, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो मैलिग्नेंसी ऑब्वियसली, क्योंकि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अब इसका पाथवे देखते हैं, ये 1 है लिगेंड और ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। लिगेंड आया, ये ब्लैक सा लिगेंड है, ये इस पर जब जुड़ा तो ये डाइमर हुआ और फिर ये आके जुड़ जाएंगे, अब ये टेट्रामर का बन गया, ठीक है। बायोटॉपिक प्रोटीन है ये। अब ये टेट्रामर बना तो ये इसके पास बीच वाले के पास, सेकंड वाले के पास सीरीन थ्रीनिन काइनेज एक्टिविटी थी ना, तो इसने कर दिया इसको साइड वाले को फॉस्फोराइलेट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ तक फॉस्फोराइलेट हुए थे, इन्होंने अपने आप को करा था। अब फिर इसने क्या करा, इसको करा, और फिर क्या आएंगे स्मैड होते हैं, इंट्रासेलुलर क्या प्रेजेंट होते हैं स्मैड, जिसका NH2 डोमेन होता है और NLS होता है। NLS सी टर्मिनल पे होता है, NH2 N टर्मिनल पे होता है। तो स्मैड आए 2 और 3 स्मैड आते हैं नॉर्मली, और ये क्या है फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं इससे, रिसेप्टर ने कर दिया, फर्स्ट वाले रिसेप्टर ने इनको फॉस्फोराइलेट कर दिया। अब जैसे फॉस्फोराइलेशन हुआ तो इन्होंने हेट्रोटाइमर बना लिया। ट्राइमर कैसे, जो स्मैड 2 था, स्मैड 2 के एक तरफ NH2 था और दूसरी तरफ NLS था, और इस पर फॉस्फोराइलेशन हुआ। और दूसरा स्मैड 3 था, इसकी NH2 था, NLS था, NH2 की तरफ क्या हो गया फॉस्फोराइलेशन हुआ। और तीसरा हमारा कोस्मैड जो हेल्पर था स्मैड 4, ये आया और इसने क्या कराया, इसने इम्पॉर्टेंट के साथ इसको पहले कोस्मैड ने ना हेट्रोट्राइमर बनवाया, इनका हेल्प करी इनको डाइमर बनाने में, डाइमर नहीं ट्राइमर बनाने में। फिर इनका इंपॉर्टेंट हो गया, अंदर अंदर आया सारी एलिमेंट है। अगर एक्स प्रोटीन का हुआ तो वह अपोप्टोसिस कराएगा, और पीस प्रोटीन बना तो ये क्या करता है, P21 और P15 ये क्या था ट्यूमर सप्रेसिंग जीन थे, CDK4 को रोकते। CDK4 के सेलेडेशन मॉलिक्यूल, सेलेडेशन मॉलिक्यूल सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, और जो भी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है वो सेलेडेशन मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो दूसरे से इंटरेक्ट भी करे, ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर। तो नेक्स्ट इज हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है। इससे पहले सीरीन थ्रीनिन वाला था, टीजीएफ बीटा वाली, अब है हिस्टिडीन स्मैड वाला पढ़ा था हमने, अब है हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर। ये 2 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, प्लांट में भी। प्लांट में तो वो साइटोकाइनिन वाली
उस पर आ जाएगा ना, साइटोकाइनिन में करा था ये, ठीक है, टू कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। और बैक्टीरिया में क्या होता है, और बैक्टीरिया में भी होता है, बैक्टीरिया का अब देख लेते हैं। जो हिस्टिडीन काइनेस रिसेप्टर होता है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हिस्टिडीन काइनेस जो सेंसर डोमेन होता है, और दूसरा होता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर, ठीक है। जो हिस्टिडीन काइनेस है ना, वो एटीपी यूज़ करके सबसे पहले खुद को, जब भी लिगेंड बाइंड करता है तो सबसे पहले खुद को फॉस्फोराइलेट करता है और उसका ट्रांसफ़र कर देता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर पे। रिस्पॉन्स रेगुलेटर में भी जो रिसीव करता है वो होता है एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू से उसको रिसीव करता है, और इफेक्टर से वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो जैसे ये है हमारा लिगेंड आया इस पर, तो एटीपी यूज़ करके हिस्टिडीन ने सबसे पहले अपने आप को फॉस्फोराइलेट करा। फिर ये जो हमारा रिसीवर डोमेन और इफेक्टर डोमेन है, पूरा ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। एस्पार्टेट से क्या करा, इसको रिसीव करा फॉस्फेट को, और इफेक्टर रेगुलेटर ने क्या करा, आगे जाके रिस्पॉन्स कर दिया। तो अब इसमें हम पढ़ रहे एक सिग्नलिंग बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल की कीमोटैक्सिस। बैक्टीरिया में क्या होता है, दो टाइप की मूवमेंट होती है, दो टाइप से मतलब कीमोटैक्सिस शो करता है, या तो वो रिपेल करेगा या वो अट्रैक्ट करेगा। जो अट्रैक्ट है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट चलती है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना, कोई सिग्नल नहीं आ रहा तो ये होएगा, लेकिन अगर सिग्नल आ गया तो रिपेल होएगा, ठीक है। तो रिसेप्टर होता है इसका मिथाइल एक्सेप्टेंट कीमोटैक्सिस प्रोटीन, MLP। ये रिसेप्टर दिख रहा है, ये है MLP, ये मिथाइल को एक्सेप्ट करता है, मिथाइल का रिसेप्टर है, ठीक है। इस पे कोई भी रिसेप्टर पे लिगेंड आया तो ये इसका हिस्टिडीन काइनेज है, दो होता है ना, हिस्टिडीन काइनेज जो खुद फॉस्फोराइलेट होता है, फिर डी से जुड़ता है क्या, सेंसर काइनेज। तो हिस्टिडीन काइनेज में CHW CHA आता है, ये पूरा हिस्टिडीन काइनेज है। एटीपी को यूज़ करके खुद को सबसे पहले फॉस्फोराइलेट करा लिगेंड के आते ही। दूसरा था जो CHY है, उसके डी वाले एस्पार्टेड रेजिड्यू से इस फॉस्फेट को एक्सेप्ट करा, ठीक है। फिर जो एस्पार्टेड है, ये कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और फिर बाइंड करेगा मोटर प्रोटीन से, और मोटर प्रोटीन को कहेगा टबलिंग मूवमेंट करने के लिए। टबलिंग मूवमेंट क्या होती है, रिपल्शन के लिए होती है, रिपेलेंट होती है। ये कैसे होती है, जब जो बैक्टीरिया है ना, वो क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, तब टबलिंग मूवमेंट कहते हैं। और अट्रैक्टेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, जब ये ऐसे ऐसे आगे आगे से चलेगा तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट है, जब ये ऐसे ऐसे चलेगा तो ये रिपेल हो रहा है, पीछे जा रहा है। तो अब इसकी सिग्नलिंग देख लेते हैं। हाँ, रिसेप्टर आया है, ये देख लिया था ना, रिसेप्टर आया था, हिस्टिडीन काइनेज एक्टिवेट हुआ, फॉस्फोराइलेशन कराया, फिर एस्पार्टेट पे CHY के एस्पार्टेट पे फॉस्फोरेट का ट्रांसफर, और साइटोप्लाज्म में जाके मोटर प्रोटीन से जुड़ा और टबलिंग मूवमेंट कराई। ये तो है नॉर्मल, लेकिन क्या होता है इसमें कुछ देर बाद ये जो CHY है ना, इसका खुद ही एस्पार्टेट का डिफॉस्फोराइलेशन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे CHZ प्रेजेंट होता है, वो इसका क्या कर देता है, डिफॉस्फोराइलेशन, तो ये रुक जाता है। अब ये तो था किसका केस, रिपल्शन का। अगर अट्रैक्ट कर रहा होता, अट्रैक्शन होती, कीमोटैक्सिस में अट्रैक्टेंट होता कोई प्रेजेंट, तो जब भी अट्रैक्टेंट प्रेजेंट होएगा ना, तो क्या करेगा, CHER होता है एक, CHER क्या करता है, इस पूरे हिस्टिडीन काइनेज, इस पूरे पाथवे को ब्लॉक करता है, ठीक है। प्लस में इस रिसेप्टर का मिथाइलेशन कराता है। जब ये ब्लॉक होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट पाथवे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अट्रैक्टेंट ये आगे बढ़ेगा, एंटी क्लॉक ऐसे ऐसे चलता रहेगा, मतलब अगर ये एक वो है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये यहाँ आया, फिर ऐसे 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 चले जा रहा है। और अगर इसको पीछे जाना है ना, ये एक बॉल सी है, ये अगर ऐसे चलेगी ना तो थोड़ी आगे हो जाएगी, फिर ऐसे चलेगी, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पे अटैच है ये इसको आगे कर रहा है, इसको आगे कर रहा है, ये बैक्टीरिया, इमेजिन इसने इसके साथ एडहेसिव कुछ बना रखा है, ठीक है। अब ये वाला एंटी क्लॉकवाइज चला तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ। ये वाला एंटी क्लॉकवाइज चला तो ये पॉइंट आ गया यहाँ। ये वाला एंटी क्लॉकवाइज चला तो ये आ गया यहाँ। तो बैक्टीरिया यहाँ आ गया ना, इस वाली लाइन पे यहाँ आ गया बैक्टीरिया। फिर ये ऐसे चलेगा तो बैक्टीरिया इधर आ जाएगा, तो अट्रैक्टेंट ऐसे काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा, ये हो गया था, ये भी हो गया। अब है क्वारम सेंसिंग, ये भी बैक्टीरिया के अंदर होती है। क्वारम सेंसिंग में क्या होता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कम्युनिकेट करता है। इस कम्युनिकेशन की वजह से उसको और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होना कंजुगेशन के थ्रू, वेरुलेंस फैक्टर का ट्रांसफ़र हो रहा है, ल्यूमिनेंस शो करना, जितनी ज़्यादा सेल होंगे ना उतनी ज़्यादा लुमिनेसेंस बायोलुमिनेसेंस दिखेगी। अब ये क्वारम सेंसिंग में क्या होता है,
जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्या करते हैं, ऑटो इंड्यूसर्स होते हैं। ऑटो इंड्यूसर्स क्या होता है, मतलब इसने एक एंजाइम रिलीज़ करा और वो एंजाइम इसी को इंड्यूस कराने में यूज़ हो रहा है। तो हम दो बात कर लेते हैं दो बैक्टीरिया के बारे में। दो बैक्टीरिया कौन से, ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है बैसिलस स्पीशीज और ग्राम नेगेटिव है विब्रो फिशेरी। इसका ऑटो इंड्यूसर होता है ओलिगोपेप्टाइड जो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, वाटर लविंग है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। नेगेटिव वाला है विब्रोफिशरी, ये इसका ऑटो इंड्यूसर है AHL एन एसिटाइल होमोसिरीन लैक्टोज, ये लिपोफिलिक है, ये डिफ्यूज़ कर जाएगा। और प्लस ये क्या है, स्क्वाड के ऊपर ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं। तो जो स्क्वाड ऐसे होता है, इमेजिन ये स्क्वाड है और इसका ऐसे ऐसे फैला हुआ है, ये स्क्वाड में ना ल्यूमिनेंस कुछ कुछ चमक आ रही होती है, वो ल्यूमिनेंस इन बैक्टीरिया की वजह से आता है, विब्रोफिशेरिया की वजह से। अब नेगेटिव है, नेगेटिव वाले का वो देख रहे हैं हम, साइकिल कैसे चलती है नेगेटिव में, ठीक है। सबसे पहले ना ये स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटरी जीन है, ये ओपेरोन है, बैक्टीरिया के पास ओपेरोन है ना, तो ये हम क्या देखने जा रहे हैं, ल्यूसीफेरेज मतलब बायोल्यूमिनेसेंस देखने जा रहे हैं, तो ल्यूमिनेंस के है ये रेगुलेटरी जीन है R और I और ये बाकी सारे स्ट्रक्चरल जीन है C D A B E और G, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो आई है ना इसका बेसल लेवल पे एक्सप्रेशन होता रहता है। ये आई ने AHL सिंथेटेज बनाया एंजाइम, और ये एंजाइम कैसा ऑटो इंड्यूसर है, इसने AHL बनाया और AHL क्या था, एनेसिटाइल होमोसिरीन लैक्टोज। ये बाहर डिफ्यूज़ करके चला गया क्योंकि ये तो लिपोफिलिक था, बाहर जा गया, वहाँ पे बैक्टीरिया 1 2 3 और भी बैक्टीरिया थे, बहुत सारे बैक्टीरिया होने की वजह से इन ये भी इंड्यूस हो रहे हैं बैक्टीरिया इस AHL से, तो इन्होंने भी अपना AHL प्रोड्यूस करना शुरू करा। तो AHL क्या हो गया, बाहर बहुत सारा हो गया, यहाँ यहाँ बहुत सारा हो गया, बैक्टीरिया ने बहुत सारा डाल दिया। तो जब यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन हो गई ना, तो ये नॉर्मली जो एक थर्मोडायनेमिक का रूल है, ये लो कंसनट्रेशन पे जाएगा, तो ये डिफ्यूज़ हो जाएगा बैक। डिफ्यूज़ होने के बाद ना ये लक्स आर पे आएगा, और लक्स आर को क्या कहेगा, लक्स आर पे एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, लक्स आर को ये जो AHL है लक्स आर पे आया और उसका एक्सप्रेशन कराया, और लक्स आर बनने के बाद क्या करेगा, ये आई को इंड्यूस करेगा कि भाई तू और AHL कर, और प्लस ये क्या करेगा, लक्सी पे RNA पॉलीमरेज को वो कर देगा, लोड कर देगा, और RNA पॉलीमरेज लोड होने के बाद क्या होएगा, इन सब का स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। जब ट्रांसक्रिप्शन होएगा mRNA बनेगा और प्रोटीन बनेगा, तो लास्ट में क्या बनेगा, लूसीफेरेज प्रोटीन बनेगा जो बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है। ये कब बना, जब बाहर ना बहुत सारे बैक्टीरिया थे, बहुत सारे बैक्टीरिया होने की वजह से सेल डेंसिटी ज़्यादा है, सेल डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, ल्यूमिनेंस शो हो रही है। तो यही देखा था हमने अभी जब हम पढ़ रहे थे कि जो ल्यूमिनेंस है वो सेल डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, मतलब जितने ज़्यादा बैक्टीरिया उतनी ज़्यादा ल्यूमिनेंस। और अगर यहाँ पे अभी क्या होता कि अगर बैक्टीरिया कम होते तो क्या कहानी चल रही होती, ये ऐसी वैसे लेवल पे कर रहा होता, ये बाहर जाता, बैक्टीरिया ये सोच लो ये है नहीं, ये नहीं है तो ऑटो इंड्यूस तो कुछ हो नहीं रहा, इसने जो बनाए AHL बस वही बाहर है, क्योंकि अगर और बैक्टीरिया होता ना तो ये इसके पास जाता और इसको इंड्यूस करता, पर ये तो है नहीं। जब ये है नहीं तो बाहर कम ही रहेगी कंसनट्रेशन, बाहर कम रहेगी तो डिफ्यूज़ बैक नहीं होएगा ये, और स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होएगा। अब पढ़ते हैं हम ग्राम पॉजिटिव को। ग्राम पॉजिटिव के पास भी सेम, इसमें हमने पढ़ा था ना इससे पहले, बैक्टीरिया में हिस्टिडीन काइनेस 2 कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम सिग्नलिंग होती है, तो इसमें वही लगेगा। तो इसमें भी जीन होता है, ठीक है, एक लक्स प्रोमोटर होता है और एक जीन होता है, उस जीन का क्या होता है, बेसल एक्सप्रेशन हो रहा होता है, मतलब ये इसने क्या बनाया, ओलिगोपेप्टाइड बनाया जो हाइड्रोफिलिक था। पॉजिटिव में ओलिगोपेप्टाइड बन रहा था और नेगेटिव में क्या बन रहा था, AHL, ठीक है। ये ओलिगोपेप्टाइड बना, ये बाहर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि ये तो हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफिलिक है तो क्या होएगा, एक्सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी, एक्सपोर्टर से बाहर गया, बाहर बहुत सारे बैक्टीरिया है, ये ऑटो इंड्यूसर की तरह काम करता है, इसने इसको इंड्यूस कर दिया बैक्टीरिया 1 2 को, और ये यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो गए। अब इनको अंदर आना होगा, अंदर कैसे आएगा, यहाँ पे एक रिसेप्टर पड़ा होता है सेंसर काइनेज, इस सेंसर काइनेज का जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है ना, जैसे ही ये ओलिगोपेप्टाइड इस पे बाइंड करता है ना, वैसे इसका फॉस्फोराइलेशन होता है। फिर ये क्या करता है, एक रेस्पॉन्स रेगुलेटर पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में, उसके एस्पार्टिक रेजिड्यू पे इस फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ही ट्रांसफ़र होता है तो ये जाता है लक्स प्रोमोटर पे विद एस्पार्टिक एसिड विद फॉस्फोराइलेशन, और ये ट्रांसक्रिप्शन कराता है, ट्रांसक्रिप्शन होएगा, लूसीफेरेज प्रोटीन बनेगा और वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर हम पुरानी वाली सिग्नलिंग देखें जो भी हमने पढ़ रखी है, एफाइन फ्रेंड रिसेप्टर पे एफ्रिन लग रहा था, एफ्रिन के रिसेप्टर पे,
और ये एंजियोजेनेसिस कैंसर में हेल्प करता है। ये भी, ये वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये वस्कुलर एंडोथेलियल, इसका वो हो जाएगा, ये रिसेप्टर है, ये इसका लिगेंड है, और ये भी एंजियोजेनेसिस, ये भी कैंसर में आता है। FGF फाइब्रोब्लास्ट का ग्रोथ फैक्टर, ये फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ कराएगा। PD मतलब प्लेटलेट वाला, ये माइग्रेशन कराएगा, प्लेटलेट जहाँ पे चोट लगी होगी वहाँ पे लेके जाएगा प्लेटलेट को। TR के रिसेप्टर, ये नर्व का रिसेप्टर होता है, न्यूरॉन्स बनवाता है। IGF इंसुलिन का रिसेप्टर होता है, ये सेल ग्रोथ, सेल सर्वाइवल कराता है। इंसुलिन रिसेप्टर पे अगर इंसुलिन ही आ रहा है तो ये कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन करेगा, मतलब वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज वाला जो सिंथेज था। उसके बाद EGF रिसेप्टर पे अगर EGF आ रहा है तो फिर वो सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, ग्रोथ, सर्वाइवल, ये सब करेगा। उसके बाद है आयन लाइक चैनल। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? GPCR एंजाइम वाले पढ़ लिए, एक नॉर्मल GPCR पढ़ लिया, एंजाइम लिंक पढ़ दिया, और ये चैनल लिंक्ड है। जो GPCR था वो सिक्रीटिन था, ये एंजाइम वाले थे, और ये आयन चैनल है। आयन चैनल क्या होता है? ये ट्रांसमिटेड गेटेड चैनल होते हैं जो आयनोस्फोर रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। इस पर लिगेंड आता है और फिर ये गेटेड चैनल खुलते हैं। ये मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है आयन चैनल। ये ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम में भी याद रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं जो, वही है आयन चैनल। लिगेंड आता है जैसे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन आ गया या पेप्टाइड हार्मोन आ गया, तो ये अलाउ कर देते हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का जाने का। उसके बाद अगला हमारा न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी की सिग्नलिंग है ये। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी की सिग्नलिंग है ये भी। ठीक है, तो इसके रिसेप्टर का क्या हो सकता है? टॉल रिसेप्टर्स हो सकते हैं जैसे ड्रोसोफिला में, वर्टिब्रेट में टॉल लाइक रिसेप्टर, या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अब इसका एक चीज़ याद रखनी है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एपोप्टोसिस में भी आ रहा है, जहाँ पे वो चलता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, फैड वाला, डेथ रिसेप्टर वाला कैस्पेस चलता है, वहाँ पे भी आता है ना ये। और है इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, जैसा जैसा वो रहेगा लीगेंड, उसके अकॉर्डिंग रिसेप्टर के नेम पड़ जाएंगे। सिग्नल क्या हो सकता है? कोई ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, वायरल का इन्फेक्शन हुआ होता है, या DNA डैमेज होता है। अब न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी की बात करें तो वो कैसे, क्या, कितने वैरायटी का प्रोटीन है? रेल ए, रेल बी, रेल सी, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी 1 और 2। ठीक है, ये होमोडाइमर हेटेरोडाइमर कैसे भी हो सकते हैं। और अगर हम आई के बी की बात करें, हमारा जो आई के बी प्रोटीन है, आई के बी जो न्यूक्लियर फैक्टर से एसोसिएट रहता है, वो अल्फ़ा, बीटा और ईटा हो सकता है। अभी यहाँ मैं बात कर रही हूँ, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर पड़े हैं। अगर T सेल का रिसेप्टर है, B सेल का रिसेप्टर है, TLR है, टॉल लाइक रिसेप्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, रैंक है, CD30, CD40 है, ये रिसेप्टर है। ठीक है, ये इन सारे सिग्नल से क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। और अंदर क्या पड़ा होता है? IK की वैरायटी के प्रोटीन होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। IK के मतलब IKB काइनेजेस होते हैं, ये इनएक्टिव पड़े होते हैं, ये ट्राइमर होता है। इस पे जब लिगेंड आता है ना तो इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। फॉस्फोराइलेट हुआ तो एक्टिव हो गया। जैसे ही एक्टिव हुआ ये क्या करेगा? यहाँ पे ना क्या पड़ा है हमारा, जैसे ही एक्टिव हुआ ना तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी था ये, और उसके साथ एसोसिएटेड क्या था? ये आई के बी लगा हुआ है। ये इसका इनहिबिशन होता है आई के बी का न्यूक्लियर फैक्टर पे। तो ये आई के बी को ना हटा देता है, कैसे? फॉस्फोराइलेट करके। खुद ये फॉस्फोराइलेशन है ना, फॉस्फोराइलेट कैसे हुआ? ऊपर क्या था? ये जो ये इनएक्टिव डाइमर था, ये इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया था, तो ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होते इसने क्या करा? इसका IBK का भी फॉस्फोराइलेशन कराया इसने, इसका फॉस्फोराइलेशन कराया, इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, और ये जो ये इस पे यूबिक्विटिनेशन के टैग लगे, यूबिक्विटिन टैग लगे, और प्रोटिसोमल डिग्रेडेशन हो गया, और न्यूक्लियर फैक्टर है ये हमारा इंपॉर्टेंट के थ्रू अंदर आ गया। अंदर आया, एनोसिंथेज इसने करवाया, और ये एनोसिंथेज एक्ट करता है बैक्टीरिया पे। ठीक है, ये थी न्यूक्लियर फैक्टर की सिग्नलिंग। नेक्स्ट इज WNT या बीटा कैटेनिन। ये हमारी बीटा कैटेनिन कहाँ सुना हुआ है हमने? सैलिडेशन मॉलिक्यूल में अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन वो पड़े हुए थे ना, अडेप्टर प्रोटीन्स एक्टिन के साथ। चलो अब करते हैं ये। अब है WNT बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग। WNT बीटा कैटेनिन, WNT क्या है? हमारा सिग्नल है बीटा कैटेनिन के इंटरसेलुलर एक वो है प्रोटीन जो आगे रिस्पॉन्स कराता है। तो अभी हमें पता होना चाहिए सबसे पहले जो रिसेप्टर है, उसके रिसेप्टर को कहते हैं फ्रिजल रिसेप्टर, जो GPCR की तरह ही होता है। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, 7 बार क्रॉस करता है।
ठीक है। इसके साथ को रिसेप्टर भी होता है LRP। LRP का मतलब है, L का मतलब है LDL रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन, और जो इसमें L है ना, LDL का मतलब क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और क्या होता है, कुछ इसके अंदर एसेसिव प्रोटीन होते हैं, एक्सिन, APC, CK1, GSK3। अभी इसके बारे में भी देखते हैं। और WNT के बारे में क्या पता होना चाहिए। WNT नाम के से पढ़ा, किसी भी प्रोटीन का नाम उसकी म्यूटेशन पे पड़ता है, ठीक है। तो जो WNT है ना, वो उसका नाम है विंगलेस प्रोटीन। इसका पता कैसे चला, ड्रोसोफिला के अंदर ना WNT जीन था जो विंग की डेवलपमेंट कराता था। जब ये म्यूटेट हुआ तो विंगलेस हो गया, तो उसी से इसका नाम आ गया। माइस में ऐसा कौन सा है, INT1 जीन, जो ब्रेस्ट ट्यूमर कराता है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको अभी थोड़ी देर में करते हैं कैंसर से रिलेट करके, अभी इस पर ध्यान देते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके ऊपर ये रिसेप्टर है फ्रिजल्ड सेवल मेम्ब्रेन की तरह, GPCR की तरह सेम। इसका को रिसेप्टर है LRP, ठीक है। जब लिगेंड नहीं है तो ये इनएक्टिव पड़े हैं। जब ये इनएक्टिव पड़े हैं तो इसके अंदर एक ना डिशेवल्ड प्रोटीन होता है, वो भी इनएक्टिव है, जो भी एक्टिविटी है। तो डिशेवल्ड का काम होता है इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना, ही जो कॉम्प्लेक्स बना है। बट अगर डिशेवल्ड इनएक्टिव है, कॉम्प्लेक्स तो टूटेगा नहीं। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, एक्सिन है, APC है, APC ये वाला APC क्या है, एडिनोमेसेट पॉलीपोसिस कोलाई। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को बड़ा करूँ, इसमें क्या क्या है, एक्सिन है, इसको अलग अलग से मार्क कर देती हूँ। ये एक्सिन है, ये हमारा APC है, ठीक है। ये हमारा CK1 है, ये वाला CK1 है, और ये हमारा GSK3 है। अब क्या होता है, जो CK1 है ना, ये क्या करेगा, ये जो दिख रहा है ना बीच में, ये ये है हमारा बीटा कैटेनिन, ठीक है। इस बीटा कैटेनिन का क्या सीन है, ये जो CK1 है ना, CK1 ये क्या करता है, इस बीटा कैटेनिन के सीरीन फॉस्फेट पे क्या कराएगा, सीरीन पे फॉस्फेट ऐड कराएगा। और GS के ये सारे काइनेजेज है, GSK3 क्या कराता है, ये भी बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पे प्रोटियोसोम में जाता है, यूबिक्विटिनेशन हो जाता है उसका। अब क्या केस चल रहा है, इमेजिन WNT आ गया, WNT जैसे आया, इस रिसेप्टर की कन्फर्मेशन में चेंज आएगा, और ये को रिसेप्टर ऐसे हो गया, पहले ऐसे था, अभी एक दूसरे से बाइंड करेंगे, तो को रिसेप्टर हुआ। डिशेवल्ड प्रोटीन है, ये भी एक्टिव हो जाएगा। डिशेवल्ड के एक्टिव होते ही ये डिशेवल्ड एक्टिवेट हुआ। अगर डिशेवल्ड एक्टिवेट है, यहाँ पे इनएक्टिव था इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन अब तो ये एक्टिव है, तो अभी इसके पास जाएगा और क्या कहेगा, CK1 और GSK3 को बोलेगा कि भाई CK1 और GSK3 तुम बीटा कैटेनिन को नहीं, इस रिसेप्टर को आके फॉस्फोराइलेट करो, ठीक है। वो क्या कहेगा, इस रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करो, इस वाले रिसेप्टर को। अरे ये क्या हुआ, ठीक है, इस रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करो। तो CK1 और GSK3 कहाँ आ जाएगा, रिसेप्टर के पास, ये लग गए यहाँ पे, इसने इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया। डिशेवल्ड भी यहाँ एक्टिव है। उसका ये एक्सिन है, ये क्या करेगा, ये भी यहाँ आ जाएगा उठ के, एक्सिन भी आ गया। अब जो APC है, ये अकेला पड़ा रह गया, यहाँ पे इनएक्टिव पड़ा रहेगा। और ये जो CK1 है, CK1 का नाम क्या होता है, केजिन काइनेज 1, और GSK3 का क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज 1 और 3। उसके बाद APC अकेला रह गया, बीटा कैटेनिन तो लेकिन फ्री हो गया। बीटा कैटेनिन अंदर जाएगा न्यूक्लियस के, और वहाँ जाके क्या करेगा, न्यूक्लियस में ना पहले जब इनएक्टिव कंडीशन थी, एक लगा हुआ था ग्रूशो, फिर TEF लगा हुआ था, और फिर कौन लगा था, TCF। तो ग्रूशो को ये रिमूव कर देता है बीटा कैटेनिन जाके, और इन LAF के और TEF और TCF के साथ जाके जुड़ जाता है। और जैसे बीटा कैटेनिन इनके साथ जुड़ता है, ट्राइमर बनता है, और सीमिक का क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन और सेल डिवीजन होने लग जाती है, ठीक है। ये था WNT का। अब इसमें एक चीज़ और, ये जो APC है ना हमारा, APC एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जोड़ने में हेल्प करता था। अब इसका क्या है, अगर हमारा APC म्यूटेट हो जाए, APC में म्यूटेशन आई, APC का मतलब क्या है, APC एक चीज़ को बाइंड करके रख रहा है।
बीटा कैटेनिन को कहाँ करा रहा है, प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन, इसलिए बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा रहा। जब वो न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं जा रहा तो वो सेल डिवीज़न नहीं करा रहा, ये है नॉर्मल बात। लेकिन अगर मैं एपीसी को म्यूटेट करूँ तो इसको बीटा कैटेनिन को कोई तोड़ने वाला नहीं है, ये अंदर जाएगा और सेल डिवीज़न कराता जाएगा और ट्यूमर हो जाएगा। तो एपीसी में म्यूटेशन आएगी तो कोई ना कोई कॉनोनिकल कैंसर होगा। ये था। ओके, तो लास्ट इज हेजहॉग सिग्नलिंग। हेजहॉग सिग्नलिंग, जो हेजहॉग प्रोटीन है ना, उसके 3 जीन होते हैं, सोनिक हेजहॉग, डेजर्ट हेजहॉग, इंडियन हेजहॉग। ठीक है, इससे प्रोटीन बनता है हेजहॉग प्रोटीन। ठीक है, ये सेल प्रोलिफरेशन के लिए है, मतलब ये भी ये ट्यूमर करा सकता है, जितने भी प्रोलिफरेशन वाले, सेल ग्रोथ, सेल साइकिल वाले, वो सब ट्यूमर करा सकते हैं। फर्स्ट टाइम इसको ड्रोसोफिला में देखा था। और ये जो हेजहॉग प्रोटीन है ना, इसका जो रिसेप्टर है वो कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड का बना हुआ है, और इसमें भी GSK3 है और CK1 है, केजिन काइनेज और ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज। ठीक है, बस CI लाइक प्रोटीन भी होता है जो GLI1, 2, 3 होता है। CI क्या होता है, क्यूबिटस इंटरप्टस। ठीक है, इसके पास CI के पास क्या होता है, DBT DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, ओलिगोमेरिक डोमेन होता है और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन होता है। तो अब क्या होता है, जब सिग्नल नहीं आ रहा, जब सिग्नल ये नहीं है तो क्या है, ये है हमारा पैच रिसेप्टर। ये क्या है, 12 ट्रांसमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का है, ये पैच रिसेप्टर है। ये ब्लॉक करके रखता है एक वेसिकल के रिसेप्टर को, जो स्मूदन रिसेप्टर है। ठीक है, और दूसरा क्या चल रहा होता है, वहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स बना होता है, यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स बना होता है, COS2, FUS2 और CI। ये एक डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है, जैसे वहाँ था माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ पे क्या था, एक्जिन प्लस APC, और उसमें हमारा काम का था बीटा कैटेनिन, ये था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉस फस, और काम का है CI। ठीक है, इन दोनों को ही कौन फॉस्फोराइलेट करे थे, GSK और CK1। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, GSK और CK1 ने क्या करा, फॉस्फोराइलेट करा और ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना और प्रोटेसोम में गया। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ क्लीवेज होती है। इस CI के पास ना क्या होता है, DNA बाइंडिंग डोमेन, OD ओलिगोमेरिक डोमेन, TAD ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन। तो नहीं, आपसे इसको कटता है तो ये बनता है CI75, और ये रिप्रेसर की तरह होता है क्योंकि इसका एक्टिवेशन डोमेन तो कट चुका है। और ये कहाँ आता है, हमारे DNA पे आता है, मतलब सिग्नलिंग चल रही है विदाउट रिसेप्टर भी, इस पे आएगा DNA पर, सेल्फ प्रोलिफरेशन को रोक देगा। इमेजिन अब क्या हो गया, अब एकदम से क्या हुआ, हमारा सिग्नल आ गया है जो, तो सिग्नल आते ही ना इस रिसेप्टर का इंटरनलाइजेशन होता है और प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है। जब ये डिग्रेड हो चुका है तो यहाँ पे जैसे इसको, यहाँ पे इसको ब्लॉक कर रहा था ना, तो यहाँ ब्लॉक नहीं करेगा, ये फ्री हो गया। जैसे ही फ्री हुआ तो इसको सब बोलेंगे कि भाई JSK यहाँ क्या कर रहा है, इसको बाद में करिए, फॉस्फोराइलेट पहले इसको कर दे। इसको फॉस्फोराइलेट करते ही ये मेम्ब्रेन में चला जाएगा, स्मूदन रिसेप्टर ये यहाँ आ गया, फॉस्फोराइलेटेड है। उसके बाद इस पर फॉस और जून आएंगे, जो फॉस जून थे ये यहाँ लगे, अब इनका फॉस्फोराइलेशन हुआ, और जो CI है वो हमारे यहाँ CI अलग हो गया, फ्री रह गया। ठीक है, अब आगे क्या होएगा, CI जो, एक मिनट, जो CI हमारा फ्री रह गया ये न्यूक्लियस के अंदर आएगा। अभी प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन नहीं हो तो इसका मतलब इसके पास एक्टिवेटिंग डोमेन भी है, तो ये अंदर आएगा और या तो पैच रिसेप्टर को वापस से बनाएगा, ठीक है, जो डिग्रेडेज हो चुका है, इंटरनलाइजेशन होने के बाद डिग्रेड हुआ है, या फिर ये क्या करेगा, सेल को प्रोलिफरेट कराएगा। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन है, पैच को अगर दोबारा करेगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर भी बता देती हूँ। कैंसर का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है, अगर कैंसर हो गया तो हमें एक ना साइक्लोमीन ड्रग देते हैं। साइक्लोमीन क्या करता है, हैजोक पाथवे को रोकता है। हैजोक पाथवे रुका तो मतलब सेल का प्रोलिफरेशन रुका, तो ट्यूमर में सही काम करेगा ये। ठीक है, बस यही था इसमें। हाई हैजोक हो जाए, ये तो मैंने पहले बता दिया, सेल प्रोलिफरेशन है तो कैंसर हो सकता है। लॉस ऑफ फंक्शन, पैच का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो मतलब पैच डिग्रेड नहीं होएगा। अगर पैच डिग्रेड नहीं होगा, स्मूदन आ जाएगा वो उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और सेल साइकिल चल पड़ेगी, तो कैंसर तो हो जाएगा। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ स्मूदन, स्मूदन का हो जाए फिर सेल डिवीज़न नहीं होएगी, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे देखो ये प्लाज्मा, ये रहा पैच रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जा रहा था, तभी तो आगे CI अंदर जा रहा था, ये वाला देखते चलो। फोर्स से स्मूदन इधर गया, GK ने इसको करा, CI फ्री हो गया और फिर ये अंदर आया, एंड डन।